घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए काफ़ी ख़राब दिन, डरावना दिन, भयावह दिन, क्रंचिंग दिन, बहुत बुरी गिरावट वाला दिन। और अगर आप इस बाज़ार में शॉर्ट नहीं हैं तो एक आपके लिए बहुत ही ख़राब दिन इस मार्केट में। खैर, इस मार्केट में लगातार बात हुई है कि बड़ा पैसा आपका शॉर्ट साइड पर बनेगा। अगर आपने बनाया तो ठीक किया, नहीं बनाया तो शायद एक सबक कि ट्रेंड के साथ रहना कितना ज़रूरी है मार्केट में। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। US ईरान वॉर से बाजार में मचा कोहराम, चौतरफा बिकवाली से निवेशकों के पोर्टफोलियो लहूलुहान, 10 लाख करोड़ उड़े। निफ्टी 500 पॉइंट गिरकर 23,200 के नीचे। बैंक निफ्टी ने तोड़ा 54,000 का लेवल। मिड कैप और स्मॉल कैप में भारी बिकवाली। ईरान वॉर से अब तक 33 लाख करोड़ स्वाहा। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंचा रुपया। $1 का भाव पहली बार 92 रुपये 48 पैसे के पार पहुंचा। डॉलर इंडेक्स में उछाल से बना दबाव, इधर क्रूड का सदर बरकरार, $102 के ऊपर पहुंचा भाव। डॉलर इंडेक्स मजबूत होने से मेटल शेयरों पर बिकवाली का सबसे ज्यादा दबाव। इंडेक्स 4% से ज्यादा फिसला, 5 से 6% गिरकर हिंडाल्को और टाटा स्टील निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। वहीं ऑटो, डिफेंस, PSU बैंक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी तगड़ी बिकवाली, लेकिन चुनिंदा FMCG शेयरों में खरीदारी। गैस सप्लाई संकट से PT इलेक्ट्रोप्लास्ट टूटा, शेयर करीब 5% टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना। साथ ही अब अंबर, ब्रिक्सन भी करीब 4 से 5% फिसले। गैस की कमी से प्रोडक्शन पर असर पड़ने की आशंका। ओके, थोड़ा 3 सेकंड का मैंने साइलेंस लिया क्योंकि क्या ही बोलें इस मार्केट में, है ना श्रेया वीरू। और एक आपको पिक्चर दिखाता हूँ, फ्राइडे द 13th, और आज वाकई में फ्राइडे द 13th प्ले आउट हुआ है। और फ्राइडे द 13th बेसिकली क्या है, ये वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न मार्केट्स का, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का है, हमारे यहाँ नहीं था। मैं तो बाद में पता चला था। मेरे जो एक प्रीवियस बॉस थे, एक बार उनका बर्थडे फ्राइडे 13th को आया था, तो तो वो तब मुझे पता चला था कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है वैसे। तो खैर, ये कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर फ्राइडे और 13 तारीख हो तो वो काफ़ी अशुभ माना जाता है। एक पूरी की पूरी फिल्म सीरीज़ भी बनी थी US में उसके ऊपर। तो खैर, आज देखिए जो भी है, एक भयावह शुक्रवार है। और ये देखिए, ये होता है मार्केट में अगर आप ट्रेंड के साथ रहते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा तब बनता है जब आपको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है ना। आज सुबह सबको लग रहा होगा ना कि बहुत गिर गया है मार्केट, और कितना गिर सकता है, और कितना गिर सकता है का जवाब नहीं है। 500 पॉइंट निफ्टी नीचे है और आज हर रिकवरी फेल हुई और सिर्फ शॉर्ट रहने की सलाह ने काम किया है इस मार्केट में। और क्यू ट्रेड नहीं कि बस वो एक आध बार आप थोड़ा सा क्यू ट्रेड भी ट्राई कर ले, नहीं, शॉर्ट पे शॉर्ट। ये बाज़ार लेवल का नहीं है। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, ये बाज़ार सेंटिमेंट का है। असल में दिक्कत क्या होगी कि 2021 के बाद से जो भी लोग आए ना मार्केट में, उन्हें सिर्फ लेवल सुनाई दे रहा है कि लेवल, कौन सा लेवल। स्क्रीन चीख के बता रही है कि ये मतलब जैसे कहते हैं कि ये अपने आप को बचाने की मार्केट है, उसमें आप पूछ रहे हैं कि अब मैं अगला लेवल कौन सा है जिसमें मैं बाय कर लूँ। क्यों करना है बाय? डॉक्टर ने कहा है कि बाय करना है मार्केट में। 24,800 से शुरू हुआ था लेवल का खेल, 24,300 गया था, अब तो 23,200 पे चला गया। और कहाँ रह गया अब 24,300, और 24,200 कर दिया इसको। 24,300 था वैसे वो, चलो कोई बात नहीं। और आज बाज़ार में अगर आप देखें श्रेया, चारों तरफ गिरावट है, चौतरफा गिरावट है, कुछ नहीं बचा। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एडवांस डिक्लाइन। लेके आइएगा जरा एक बार लाइन एडवांस डिक्लाइन की, और एडवांस डिक्लाइन देखिए अब 1:6। लास्ट में चेक किया था तो 1:6 था, अब अब तो ऑलमोस्ट 1:8 हो गया है। ये एक्चुअली 1:8 हो गया है, एग्जैक्ट 1:8 है अगर ये 333 और 2668 है तो। और वीकली चार्ट्स में
अब मैसिव ब्रेकडाउन आ रहे हैं, खासतौर से बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल दिखाएंगे ना, इस वीक की कैंडल फायर करिएगा बैंक निफ्टी की। 1400 पॉइंट हम आज गिरे, और ध्यान रखिएगा ये तब हो रहा है जब हम एक दिन ऐसा देख चुके जिसमें 1000 पॉइंट की रैली हुई थी बैंक निफ्टी में इन बिटवीन मंगलवार को। उसके बावजूद इस हफ्ते अगर ये तो खैर डेली कैंडल है, एक बार वीकली कैंडल और रखिएगा जब रेडी हो तो। और एक और चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, जो प्रीवियस लो थे, हाँ ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल है। प्रीवियस लो थे निफ्टी आईटी के, जहाँ से बहुत लोगों को लग रहा था कि अब और नहीं गिरेंगे, शॉर्ट नहीं करना है, वहाँ से हम 1500 पॉइंट नीचे निफ्टी आईटी पर, ये देख रहे हैं। और वहाँ पे भी शॉर्ट करने पे पैसा बना है इस समय मार्केट में। बाज़ार में छुपने की जगह इस समय ना के बराबर है, बहुत कम है। ना के बराबर छुपने की जगह मार्केट में। और तस्वीर कुछ ऐसी ही है स्क्रीन पर। बाजार में हाहाकार त्राहिमाम फिलहाल नजर आया। 10 लाख करोड़ साफ हो गया आज मार्केट में। चौतरफा बिकवाली हावी, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर। ब्रेंट क्रूड देखिए $100 के पार है। यहाँ पर स्थिति काफ़ी गंभीर, चौतरफा बिकवाली हावी होती है मार्केट में। तो करना कैसे मार्केट में? पूजा पाठ शुरू कर दे, फिर शांति पूजा, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर देखने को मिल रही है काफ़ी भयावह। आपकी ग्रीन ड्रेस भी काम नहीं आई। मैं सर, आपने कहा कि बहुत अशुभ दिन होता है 13th फ्राइडे। मैंने कुछ शुभ करने के लिए ये हरा परिधान पहना था, लेकिन कोई काम नहीं आया। देखिए मैं आपको एक मीम दिखाता हूँ। एक सनी देओल की बहुत ही क्लासिक फिल्म आई थी दामिनी, उसमें वो बोलते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रही जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। आज ट्रेडर और इन्वेस्टर का वही हाल है। लेवल पे लेवल, लेवल पे लेवल, लेवल पे लेवल मिलता ही रहा, लेवल पे लेवल, बॉटम नहीं मिला। और क्या है ना, 24,300, फिर अब अगला बड़ा सपोर्ट 24,000, फिर अगला बड़ा सपोर्ट 23,600, फिर अगला बड़ा सपोर्ट 23,400, फिर अगला बड़ा सपोर्ट 23,200। अब एक नया लेवल आ जाएगा। अब अगला बड़ा सपोर्ट यहाँ पर, अब अगला बड़ा सपोर्ट 22,900। ये कोई मायने हैं इस चीज़ों के? अगर आप शॉर्ट रहे इस मार्केट में तो आपने ज़बरदस्त पैसा बनाया। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मार्केट में मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, शॉर्ट करके पैसा बनाने में कोई गुनाह नहीं है। पिछली बार जब वो बेरिश मार्केट का फेज शुरू हुआ था, उसमें मुझसे एक गलती हुई थी कि मैं उस समय पॉजिटिव रहा था। लेकिन जब एक चीज़ स्क्रीन आपको बता रही है कि पैसा इस तरीके से बनेगा, और देखिए दोनों तरफ फंसने से बेहतर है कि आप ट्रेंड के साथ रहें। जब हम मार्केट में वन वे तेज़ी में थे, हम लगातार बात करते थे ना कि आप जो भी अगर शॉर्ट ट्रेड लें वो सिर्फ इंट्राडे लें, अदरवाइज पोजिशनली लॉन्ग रहें। इस समय मार्केट ऐसा ही है, पोजिशनली आपको शॉर्ट ही रहना है इस मार्केट में। और एक चीज़ बताऊं मैं, अभी तो मार्केट में वो फाइनल वाली पैनिक सेलिंग बाकी है। इसको तो मैं पैनिक सेलिंग नहीं मानता हूँ। ये जो हो रहा है 2% पैनिक सेलिंग नहीं है। 2% क्या होता है? कॉस्पी 8-8, 10-10% गिरा था एक दिन में। हमारी मार्केट ने क्या पहले लोअर सर्किट नहीं देखे हैं? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लगेगा लोअर सर्किट, लेकिन फीलिंग तो वो वाली है। अभी तो वो बाकी है। अभी तो मैं बताऊँ MTF बुक पे रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं है, रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं है MTF बुक पर। अभी भी लोग सुबह बाय आइडियाज़ खोज रहे हैं। जिस दिन लोग आपके ये सवाल पूछने लगे ना कि आज क्या बेचना है, आज क्या लेना है, नहीं आज क्या बेचना है, उस दिन आप कहेंगे कि हाँ ठीक है। जब तक लोग पुरानी वॉर के एग्जाम्पल देते रहेंगे ना, आप इंस्टाग्राम पे रील खोलेंगे, आ जाएगा कि मार्केट बहुत नीचे है, लेकिन अगर आपने पुरानी वॉर में ख़रीदा होता तो इतना पैसा बना होता। जब तक इस तरीके के एग्जाम्पल आते रहेंगे ना, यही होगा। जिस दिन लोगों को बात समझ में आ जाएगी कि ये लड़ाई अलग है, ये एक महायुद्ध है और इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क बन रहा है इस समय, वर्स्ट के सिनेरियो का, ये बात जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगी उस दिन शायद कुछ बात बनेगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि आप इतने नेगेटिव हैं, आप इतने नेगेटिव हैं, पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिविटी फैलाइए। भाई कोई किसी को बहुत बुरी बीमारी है, वो दिख रहा है कि उसका हाल ख़राब है, पॉजिटिविटी फैलाने से क्या हो जाएगा? फेक पॉजिटिविटी करके ना रिटेल सिर्फ फंसता है। क्या हो गया वो फेक पॉजिटिविटी करके वो 24,300 पर? बताइए मुझे श्रेया, 24,300 पर फेक। उसके बाद तो बहुत ही आसान है कहना, एक बार ब्रेकडाउन आ जाए उसके बाद तो कि जी हमने भी बोल दिया कि वहाँ पे सेल कर दें, लेकिन उस समय फेक पॉजिटिविटी करके क्या फ़ायदा हो गया? और हर बार कोई ना कोई लेवल आप बोलेंगे कि मजबूत सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है, 8 लेवल नीचे के बोल के। तो बात यह है कि अगर मार्केट नेगेटिव है ना, तो उसे नेगेटिव बोलना सच्चाई है और ये हमारा फ़र्ज़ है। हमारा फ़र्ज़ ये नहीं है कि सबको बताना कि सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो ये एक्सेप्ट करना कि सब कुछ ठीक नहीं है, ये भी हमारा काम है। अभी
अगर एलपीजी की किल्लत है या अगर गैस की किल्लत है, ये बात करनी ज़रूरी है कि है किल्लत, ठीक है ना। और हमने सिर्फ वही किया, सच्चाई के साथ रहे, जो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैं आपको आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ लेवल्स बेमानी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी हैं कहाँ पर। एक बार लेकर आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी, देखिए कहाँ पर हैं इस समय। ये देखिए निफ्टी 23,167 पर आ गया है और बैंक निफ्टी देखिए आप जरा, मतलब गैप डाउन के, आज तो गैप डाउन के बाद भी अगर आपने शॉर्ट किया तो आपने पैसा बनाया है और रिकवरी नाम मात्र की हो रही है। ये हफ्ता मार्केट के लिए लिखा जाएगा एज वन ऑफ द वर्स्ट वीक्स इन हिस्ट्री। मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। इस हफ्ते निफ्टी 4.6% नीचे है, दिसंबर 2024 के बाद से सबसे खराब हफ्ता। लेकिन उसके बाद का जो देख रहे हैं आप, निफ्टी बैंक 6.3% नीचे, मई 2020 पीक कोविड टाइम के बाद का सबसे खराब हफ्ता, जिसमें कि एक दिन शामिल है जिसमें हम 1000 पॉइंट ऊपर थे, याद रखिएगा। मिड कैप 3.8%, जनवरी 2026 के बाद का सबसे खराब हफ्ता। स्मॉल कैप 3.3%, जनवरी 2026 के बाद का सबसे खराब हफ्ता। स्टॉक्स दिखाता हूँ आपको श्रेया, और ज़्यादातर ऑटो स्टॉक्स हैं। ये क्या बता रहा है आपको, जहाँ प्रॉफिट है वहाँ भी आप कैश कर रहे हैं। आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, मारुति, M&M, बस एक बीच में अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया। बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स इस हफ्ते नेगेटिव हैं, जिसको लीड किया है इंडसइंड बैंक ने, 12% नीचे है इस वीक। IDFC फर्स्ट बैंक 10%, एक्सिस 8%, कोटक करीब 8%, SBI करीब 7%। मिड कैप के वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखाता हूँ आपको, और ये सारे ब्लू चिप्स हैं। पॉली कैप 17%, KEI 16%, अशोक लेलैंड 13%, भारत फोर्ज 11%, कोलगेट 11%। स्मॉल कैप के स्टॉक्स दिखाता हूँ आपको। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, FNO का स्टॉक है 20%, एम्बर FNO का स्टॉक है 17%। लिस्ट लंबी है। कुछ आउट परफॉर्मर्स हैं इस मार्केट में, इन्हें मेडल पहना दीजिए और इन्हें अवार्ड दे दीजिए, क्योंकि इस मार्केट में ये जसप्रीत बुमराह हैं हमारे, है ना, जिसमें T20 में 18 की स्ट्राइक रेट पे लोग ये 6 की एवरेज दे रहे, बुमराह ने दी थी। ये अदानी टोटल गैस, NTPC ग्रीन, जिंदल सॉ, प्रीमियर एनर्जीज और कोल इंडिया। ये सॉरी आज थोड़ा सा मैं वीरू अपनी आर्ग्यूमेंट को थोड़ा लंबा कर गया। गुड आफ्टरनून, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या है मार्केट में? नहीं, सही किया आपने। आर्ग्यूमेंट और लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा कार्यक्रम निकल जाएगा अनुज। अच्छी बात है ये, है ना। बहुत कुछ है नहीं। हाँ अनुज जी, आज ऐसा भी लग रहा है क्योंकि पहले ऑटो से प्रॉफिट निकला, लोग टायर्ड बुल लिक्विडेशन, उसके बाद निकला FMCG से, हालांकि FMCG पहले भी खराब था। अनुज आज कंप्लीट ग्रिप एक उस इंडेक्स पर बाजार ने ली है जो कि अब तक एटलीस्ट स्टेबल था, वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स। आज पुरजोर तरीके से शॉर्ट, पहले सुबह लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, अब शॉर्टिंग हो रही है। आपकी स्क्रीन पे रखूंगा हिंडाल्को, आज यहाँ पर लेवल टूटा है 50 डेमा। हालांकि जैसे अब कह रहे हैं ना कि अब लेवल की बात नहीं है, बट स्क्रीन पे है तो मेंशन कर देता हूँ। निफ्टी मेटल में आज एक कोलैप्स है, सबसे बड़ी प्रॉफिट टेकिंग यहीं पे हो रही है। सुबह लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, अब शॉर्टिंग हुई। हिंडाल्को 50 डेमा के नीचे। एक बार प्लीज OI रखिएगा, प्लीज OI रखिए, OI, फिर वहाँ से सेंस मिलेगा ना कितना किस प्रकार की शॉर्टिंग हो रही है। आप सीरीज के सिर्फ मध्य में है, यानी फाइनली अगर आप देखें ये आखिरी धड़ा वो भी कमजोर होता हुआ। ये देखिए 7.5%, 28 लाइक, इसे कहते हैं वाइल्ड शॉर्टिंग अनुज, गजब शॉर्टिंग यहाँ पे हो रही है। उसके बाद लेके आइए नाल्को, ये कल तक मेटल्स का सबसे स्ट्रॉन्ग धड़ा था, एक बहुत ही अच्छे, अगर आप देखें बुलिश पैटर्न में परसिस्ट करा था, लेकिन आज यहाँ पर भी अगर आप देखें शॉर्टिंग 10% OI बिल्डअप, यानी कहीं ना कहीं ग्रिप इस प्रोस्पेक्टिव से ली जा रही है कि शायद अभी और कोलैप्स होगा ये। और उसके बाद एक स्टॉक रखेगा टाटा स्टील, ये एक्सटेंड कर रहा है अपने लॉसेस को 100 डेमा के नीचे और गजब की शॉर्टिंग। मेटल्स में भी आज फाइनली कोलैप्स है। कहने का मतलब ये है कि एक ही धड़ा बचा था बाजार का जिसमें अभी तक प्रॉफिट टेकिंग नहीं होती, जैसे कि मैंने नाल्को के केस में रखा, लेकिन फाइनली वहां पर भी शॉर्टिंग होती भी। और जहां तक स्ट्रेंथ का सवाल है, सिर्फ बाजार एक रिवर्सल में इंटरेस्टेड है सुबह। आज सुबह से सबसे वीक स्टॉक सिंजन, आज छोटा सा पुलबैक वहां पे, और ये 421.60 पे ट्रेड करता हुआ। लेकिन अनुज, जैसे हम सुबह बात को कर रहे थे ना कि बैंक्स तो अब लपेटे में आए हैं। अनुज, जिनके पोर्टफोलियो में अभी प्राइवेट बैंक्स हैं, जस्ट मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूँ HDFC बैंक 817, मेरे ख्याल से इतने नाजुक दौर से ये तो शायद 2020 में गया होगा, है ना। ये इन पे क्या करें जिनके पास प्राइवेट बैंक्स हैं? देखिए HDFC बैंक अब ऑलमोस्ट वही कर रहा है जो उसने 3 साल पहले किया था। और अगर आप इसका 5 साल का चार्ट देखेंगे, ये एटलीस्ट कम से कम वो स्टॉक है जो मैं नहीं बेचूंगा अगर मेरे पास होगा तो। मेरे पास नहीं है वैसे, तो मेरे लिए कहना आसान है,
लेकिन अगर ये मतलब ये ऐसा स्टॉक है जिसको मैं शायद ना बेचूं कम से कम, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता है कि आपका कैपिटल तो बचेगा इसमें। लेकिन फिर मैं सच बताऊं ना, इस समय मार्केट में आप क्या करें ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि देखिए 22,000 तो मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, और अब 22,000 वैसे बहुत ज़्यादा दूर है भी नहीं। अगर टेक्निकली अगर आप देखें तो 1200 पॉइंट और है यहाँ से, जो कि कुल मिलाकर इस लेवल पे 5% है निफ्टी का, और जिसमें कि आप देखें 2% तो हम आज ही गिर गए। आज वो पाजी ने एक ट्वीट किया ना, वो गुरमीत ने, कि अगर रोज़ हम इतने गिरेंगे तो हमारे पास 77 दिन का स्टॉक है निफ्टी पर। तो अगर देखिए निफ्टी 22,000 आएगा तो HDFC बैंक 800 तोड़ेगा, और अगर FI रोज़ 7,000 करोड़ बेचेगा तो HDFC बैंक टूटेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो इन्वॉल्व है नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से इस समय आपका फोकस होना चाहिए, जो आज मैं सुबह भी बात कर रहा था, अच्छी क्वालिटी के मिड और स्मॉल कैप्स जो इस पैनिक में ज़्यादा गिरेंगे, और वो सिर्फ इसलिए गिरेंगे क्योंकि मार्केट पैनिक में है। अर्निंग्स अच्छी होने के बावजूद गिरेंगे। M&M मिड कैप नहीं है, लेकिन 1,000 रुपये निकाल दिए गए टॉप से विदाउट, मतलब किसी ने नोटिस भी नहीं करा होगा। आपने नोटिस करा M&M में 1,000 रुपये निकल चुके हैं हाई से। 4,000 का हाई था इसका मेरे ख्याल से, 1 महीने में 17% गिर चुका है, और 3 महीने का रख देंगे तो दिख जाएगा। हाँ, 3800 का हाई था, आज 2900 रुपये का, ऑलमोस्ट 1,000 रुपये निकल के पता भी नहीं चला किसी को। सेम ऑलमोस्ट आयशर मोटर्स में हुआ है, पता भी नहीं चला आपको। तो क्या है, अब क्या होता है, कुछ लोग अब आप किसी चीज़ को लेकर बोलते हैं कि बस ये रॉक बॉटम है, रॉक बॉटम है, और वो वहीं से सबसे ज़्यादा मार्केट आपको पनिश करके देता है। उसके बाद आप छोड़ के ये भी बोल देते हैं कि देखिए रॉक बॉटम टूट गया, तो उसके बाद मार्केट गिर गया। तो तैयार थे कि आप इस गिरावट के लिए? मैं एटलीस्ट ये चीज़ कह सकता हूँ कि CNBC आवाज़ के व्यूअर्स तैयार थे इस गिरावट के लिए। 2 हफ्ते से हमने सिर्फ शॉर्टिंग का व्यू रखा है चैनल पर, भले ही उसकी वजह से ट्रोलिंग हुई हो, भले लोगों ने कहा हो कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि मार्केट में पैसा जो है वो इस समय सिर्फ शॉर्ट साइड पर ही बना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, श्रेया। आगे बढ़ते हैं। लगातार हमने बात कही है सर कि बड़ा ट्रेंड नेगेटिव ही है, और जिस तरीके से अभी वीरेंद्र जी मेंशन कर रहे थे, मेटल 5% टूटा है, PSU बैंक देखिए 3.5%, ऑटो 4%। जब ऐसी बिकवाली हावी हो मार्केट पर तो सवाल बड़ा पैदा यही होता है कि हम रुकेंगे कहाँ अब यहाँ से। तो कुछ ऐसा डेटा पॉइंट्स है जिनसे लगता है कि आपको देखकर कि हाँ ये होगा लास्ट बिकवाली का, और ऐसे में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स करे क्या? देखिए जिस दिन ना मैं आपको एकदम ही नेगेटिव साउंड करूं, बहुत ही ज़्यादा, और 19 या 20,000 की बात करने लगूं, बिग स्टॉक में एक भी ग्रीन स्टॉक ना लूं, स्पॉटलाइट में और चैट जीपीटी में सिर्फ नेगेटिव स्टॉक्स लूं, हमारा पैनल सुबह के जो स्टॉक्स लेके आता है सारे के सारे सेल हों, इवन जो फंडामेंटल आइडिया देने वाले हैं वो भी कहें कि मैं कोई आइडिया नहीं दे रहा हूं, और जिस दिन आशीष और आशीष की टीम में 20 के 20 स्टॉक रेड में होंगे, उस दिन को आप ईयर मार्क कर लीजिएगा। उस दिन बाजार में पैसा डालने का दिन होगा। मैं सच बता रहा हूँ। मैं तो इसलिए सबसे पहले अपनी बात कर रहा हूँ भाई, इससे पहले कोई और बुरा मान जाए, कोई आशीष बुरा मान जाए, दोनों आशीष में कोई बुरा मान जाए, हमारा पैनल बुरा मान जाए, इसके लिए सबसे पहले तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव साउंड करूँगा ना, जिस दिन मैं कहूँगा कि मार्केट में यहाँ पर और बहुत बुरा है और सब कुछ बेच दीजिए, और जब मैं इस तरह की बात करूँगा ना, उस दिन आप समझिएगा कि मार्केट में तब तक तो नहीं है, तब तक तो नहीं है। और एक और चीज़, शायद जोक से साइड, देखिए श्रेया, ये फेजेस पहले भी आए हैं, ये फेजेस आगे भी आएंगे, हमने ये फेजेस देखे हैं, हमें पता है ये बात, ठीक है। दिक्कत क्या होती है, सबके पास लिमिटेड पैसा होता है। अब आप 811 स्टॉक अगर रिकमेंड कर चुके होंगे अगर पिछले 2 साल में, तो उसमें से 11 या 12 तो चलेंगे, बाकी 800 जो गिरे उसका क्या? और 800 गिरे हैं बाकी में, अब हालत ये हो गई है। तो इसके लिए एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, अब इस समय मार्केट में पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्प्रेड मत करें, क्योंकि वो क्या होता है, जब इस तरीके की मार्केट आती है ना, उसमें आप संभाल नहीं पाएंगे। इस समय बहुत ज़्यादा नैरो होने की ज़रूरत है। 10-12 पोर्टफोलियो स्टॉक्स की लिस्ट बनाएं। जैसा मैं कह रहा था, वो उन कंपनियों पर फोकस करें, कल हम थोड़ी सी इसके बाद रिसर्च भी लेकर आएंगे, उन कंपनियों पर फोकस करें जिनके प्राइस टू अर्निंग सब 12-13 पे आ चुके हैं और 20% प्लस की अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी वेल इंटैक्ट है, उस पर फोकस करें तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। चलिए मैं कुछ रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स और बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो फिसड्डी स्टॉक्स की बात होगी
और फैसिलिटी स्टॉक्स में आज सबसे पहले है लार्सन एंड ट्यूब्रो। आज की गिरावट का सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर लार्सन एंड ट्यूब्रो ही रहा है। इसका काफ़ी बड़ा बिजनेस मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में है, तो 7% ही गिरा। ब्लू स्टार, आई थिंक एसी कंपनियों में रैली फुस हुई है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई डिमांड तो बहुत है, लेकिन अगर एसी बना ही नहीं पाए तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ने साफ बोल दिया कि हमारे पास तो गैस ही नहीं है बनाने के लिए, तो ऐसे में दिक्कत आएगी यहाँ पर। हिंडाल्को आई थिंक थोड़ा सरप्राइजिंग था आज, एल्यूमिनियम स्टॉक्स में भारी मुनाफा वसूली हुई है, तो हिंडाल्को 6% गिरा। और ऊनो मिंडा, ये आई थिंक चार्ट जीपीटी का सबसे कमज़ोर काउंटर था, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस समय काफ़ी आपको गिरावट दिखाई देगी। और रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स, सिंजीन, कुछ सिलेक्टिव फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी सी बाइंग है, तो इस वजह से ये एक स्टॉक है जहाँ थोड़ी सी आपको बाइंग मोमेंटम दिखेगा। जाइडस वेलनेस इंटरेस्टिंग है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आया ये स्टॉक। और एक फाइनल IFCI, NSE IPO में इनडायरेक्ट होल्डिंग है इसकी NSE में, तो इसकी वजह से इसमें एक थोड़ी सी बाइंग नज़र आ रही है। चलिए श्रेया, आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। जी, कार्यक्रम का क्रम समझते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। फटाफट से शो फ्लोज बताती हूँ मैं आपको। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मोतीलाल ओसवाल की स्नेहा पोदार जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, कविता जैन, रचना वैद्य, सोमिल मेहता और अरुण कुमार मंत्री से 2:15 पर। मॉडल पोर्टफोलियो में क्या हो रहे हैं बड़े बदलाव बता रही हैं विनी मोतीवाला। फिर 2:20 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको बाजार की इस तगड़ी बिकवाली में कौन से शेयर सस्ते मिल रहे हैं। 2:30 लता वेंकटेश से समझेंगे रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों पहुंचा। 2:35 पर इटर्नल पर बुल वर्सेस बेयर लेकर आएंगे आशीष चतुर्वेदी और नुपुर जैनकुनिया। 2:45 पर आशीष चतुर्वेदी आपको बताएंगे कि NSE के IPO की तैयारी कैसे जोरों शोरों से चल रही है। 2:55 पर कंचन नौटियाल बताएंगी ऑटो शोरूम में ब्रोकरेज क्या रिस्क देख रहे हैं। साथ ही 3 बजे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जोड़ेंगे आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO राहुल अरोड़ा जी। 3:10 पर अरुण से स्ट्रैटेजी और 3:15 पर लेंगे डीलिंग रूम चेक। 3:20 पर अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर समझेंगे। साथ ही 3:25 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए पैनल तैयार है हमारा और शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, टफ डे, बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस समय की? गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को गुड आफ्टरनून। आई थिंक शॉर्ट ही रहेगा। स्टॉक का नाम है हिंडाल्को। अब यहाँ पर एग्जॉशन आ गया, यहाँ पर सेलिंग शुरू हुई है। स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, पहले ट्रेड करें 912 रुपया 40 पैसे में, स्टॉप लगाएंगे 920 का। फर्स्ट टारगेट 900, 890 भी पॉसिबल है हिंडाल्को। जी, सही शब्द का इस्तेमाल किया प्रकाश ने। अब सेलिंग शुरू हुई है, पहली बार अगर आप देखें इस फेज में मेटल्स आज ग्रिप में आए हैं शॉर्ट होल्डर्स के। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? तो देखिए, मजगांव डॉक पे एक सेल ट्रेड लेना है, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो मजगांव डॉक के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। करंट प्राइस चल रहे हैं करीब 2343 के। यहाँ पर एक सेल ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस आपको 2400 रुपए के ऊपर लगाना है, लेकिन नीचे की तरफ 2250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं मजगांव डॉक के फ्यूचर में। मजगांव डॉक का यहाँ पर बिकवाली की राय। मानस जी की ट्रेड हो गई। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रही हैं? जी, गुड आफ्टरनून। क्योंकि इंट्राडे में हम काफी स्ट्रांगली फॉल कर चुके हैं, तो फॉर नाउ विल गो विद मुथूट फाइनेंस, जिसमें हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स को। एंड यू कैन प्ले दिस, अगर आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना तो इंट्राडे के लास्ट आवर के लिए भी प्ले कर सकते हैं। ऐसे डिस्क्लोजर ये हमारे क्लाइंट के पास है, आज सुबह हमने दिया था। 3300 का इसमें ऐसे लगाएंगे अगर आप, तो अपर साइड पे 3420 तक के टारगेट्स इसमें पॉसिबल है। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। अरुण जी, आपकी ट्रेड? जी, गुड आफ्टरनून अरुण जी। मेरा भी शॉर्ट साइड ही रहेगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट में वीकनेस है और मेटल इंडेक्स में एक ब्रेकडाउन है, तो JSW स्टील को सेल करने की सलाह रहेगी। 1132 के आसपास फ्यूचर चल रहा है, 1145 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1108 तक के टारगेट्स JSW स्टील में बन सकते हैं। मेटल स्टॉक्स में वीकनेस है और मुझे लग रहा है कंटिन्यू रहनी चाहिए। ओके, मेटल्स अगर आप देखें ट्रेड शॉर्ट आते हुए यहाँ पे। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा ओबेरॉय रियलिटी पे ऑन द शॉर्ट साइड। मुझे लगता है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। अभी एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकडाउन नीचे हुआ है, टेकिंग रेजिस्टेंस एट 20 एंड 40 डेली मूविंग एवरेज। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1470 पर और नीचे में टारगेट होगा 1380।
ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय सोमिल जी की तरफ से आती हुई। चलिए अब टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक मात्र बाई साइड की ट्रेड आई है, बाकी सभी सेल साइड की ट्रेड। एक रिकैप ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाएं। गाबासन ने हिंडाल्को चुना है, बिकवाली की राय जाहिर तौर पर काफ़ी कमज़ोर नजर आ रहा है। 890 900 के नीचे की टारगेट देख रहे हैं, वो 920 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मानस जी कह रहे हैं कि मजगांव रॉक काफ़ी वीक नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, तो 2250 तक के नीचे की टारगेट एक्सपेक्टेड है। 2400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। रचना जी कह रही हैं कि मुथूट फाइनेंस इसने स्ट्रेंथ दिखाई है आज के सेशन में, डेज हाई पर अभी फिलहाल कर रहा है कारोबार इस खराब मार्केट में भी, तो खरीदारी कर सकते हैं। 3420 की टारगेट है, 3300 का स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण कुमार मंत्री जी भी सेल साइड हैं। JSW स्टील चुना उन्होंने बिकवाली के लिए, 1108 के नीचे के टारगेट हैं, 1145 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और सोमिल जी की तरफ से रियल्टी पैक से आया है ओबरॉय रियल्टी, काफ़ी कमज़ोर, पूरा पैक गिरा है। 1380 के नीचे के टारगेट हैं, 1470 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन इस खराब मार्केट में क्या करना है आपको, इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, वो समझ लेते हैं स्नेहा जी से। स्नेहा जी गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। काफ़ी ख़राब है मार्केट और ऐसे में इस गिरावट में कौन सा स्टॉक आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? गुड आफ्टरनून। सो इस मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यूटिलिटी एकमात्र सेक्टर है जो कि काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो मेरी पिक रहेगी NTPC। बेसिकली हम देख रहे हैं सभी जगह हीट वेव की मार चालू हो गई है अक्रॉस इंडिया, एंड उसमें पावर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफ़ी आगे आने वाले समय में काफ़ी बढ़ेगी। कूलिंग प्रोडक्ट से तो डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी, बट एट द सेम टाइम ये जो वॉर सिचुएशन के कारण जो LPG गैस वगैरह की जो शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, उससे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की यूसेज काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों से ही डिमांड आगे आने वाले दिनों में काफ़ी रोबस्ट रहेगी। सो मेरी सुझाव रहेगी NTPC को शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली कोलेट किया जा सकता है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 425। ओके, NTPC यहाँ पर खरीदारी की राय है। तो यूटिलिटी स्टॉक जैसा कि स्नेहा जी ने मेंशन किया, वहाँ पर बाइंग नजर आ रही है। हालांकि इसने इंट्राडे में बढ़त गवाई है अपनी, लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव लग रहा है, रिडार पे रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए इस गिरते बाजार में बड़े निवेशक जमकर नगीने खोज रहे हैं। देश में बड़े दिग्गज पोर्टफोलियो मैनेजर अपने मॉडल पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव किए हैं। क्या है डिटेल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं विनी मोतीवाला। विनी गुड आफ्टरनून, बताइए कितने और क्या बदलाव किए हैं? बिल्कुल, तो बिकॉज ऑफ द वॉर जो पोर्टफोलियो चेंजेस काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस ने अनाउंस किए हुए। तो पहले यहाँ पे दो की आज हम बात करेंगे, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ एंड जेफरीज। तो फोकस पहले करते हैं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ पे। यहाँ पे संजीव प्रसाद ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वो फोकस किसके करेंगे, यहाँ पे करेक्शन हुआ है स्टॉक प्राइस में तो अपॉर्चुनिटी बन जाती है बाई के लिए। तो वो कह रहे हैं कि ऐड बेटर स्टॉक्स, रिमूव नैरेटिव स्टॉक्स, मतलब जो हाइप स्टॉक्स है, काफ़ी सारा हाइप बन चुका है, वो स्टॉक्स निकाल दीजिए। और ये एक चांस देता है आपको कि आप रिड्यूस पोजीशन करें एक्सपेंसिव स्टॉक्स में। उनके लिए क्या एक्सपेंसिव है, जैसे सीमेंट स्टॉक्स और कंज्यूमर स्टॉक्स, वो उनको एक्सपेंसिव बता रहे हैं, तो वहाँ पे वो रिड्यूस कर रहे हैं पोजीशंस को। अभी उसके अलावा उन्होंने क्या रिड्यूस किया और क्या चेंजेस हुए हैं उनके मॉडल पोर्टफोलियो में। इंडसइंड बैंक उन्होंने वहाँ पे रिमूव कर दिया, इंडसइंड बैंक 220 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर दिया यहाँ पे वेटेज। इंडसइंड बैंक अगर रिमूव किया तो ये वेटेज कहाँ पे जा रहा है, बजाज फाइनेंस 160 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया वेटेज, और दूसरा है 60 बेसिस पॉइंट से इटर्नल ने इन्वेस्टमेंट की। तो एडिशन है, बजाज फाइनेंस और इटर्नल में एडिशन ऐड किया हुआ है। वाई वो ये दोनों स्टॉक्स को पसंद करते हैं? वन, ये दोनों स्टॉक्स 27 फरवरी से देखे, जब से वॉर स्टार्ट हुई है ईरान US इजराइल की, तब से ये दोनों स्टॉक में 10-11% की करेक्शन हो गई है। उसके अलावा उन्होंने फेयर वैल्यू असाइन की है इन दोनों स्टॉक्स के लिए। बजाज फाइनेंस फेयर वैल्यू क्या है, 2500 रुपीज़ उन्होंने असाइन किया है, तो इसका मतलब है 41% अपसाइड वो एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे। इटर्नल फेयर वैल्यू उनके हिसाब से है 375 रुपीज़, तो उनकी फर्दर अपसाइड कितनी हो सकती है इटर्नल के लिए, वो है 70% अपसाइड। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है कोटक इंस्टीट्यूशनल से। उसके अलावा जेफरीज की एक नोट है, वहाँ पर भी उन्होंने भी एक बॉटम अप अप्रोच के हिसाब से कुछ चेंजेस किए अपने पोर्टफोलियो में। उन्होंने अपने 247 स्टॉक्स थे, स्टॉक्स को कवरेज में उन्होंने बॉटम अप
अब अप्रोच किया, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, 23 बाइज आए, 8 अंडर परफॉर्म रेटिंग आए। तो चेंजेस क्या है, फ्रेश बाइज क्या है? फ्रेश बाइज है SBI, स्टार हेल्थ, ग्रो, भारत फॉर्ज, JSW स्टील, इटर्नल और मैक्स हेल्थ केयर। उसके अलावा उनके लिए नए अंडर परफॉर्म रेटिंग्स किस में है? 3 स्टॉक्स में, ह्युंडई, सिप्ला और विप्रो। यहाँ पे उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग की है और काफ़ी अपग्रेड्स भी आए, 2 अपग्रेड्स है। डिलीवरी उन्होंने अपग्रेड कर दिया है बाई रेटिंग के साथ और लॉरस लैब्स अपग्रेड कर दिया है होल्ड रेटिंग के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी अपग्रेड्स है, अंडर परफॉर्म्स है और चेंजेस है पोर्टफोलियो में। ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स है 2 इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस से। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। शुक्रिया विनी ये पूरी जानकारी रखने के लिए। मार्केट में अब कई ऐसे स्टॉक्स हैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी मजबूत है लेकिन वैल्यूएशन अब काफ़ी सस्ते हो गए हैं। जो बात मैं कह रहा था कि ऐसे स्टॉक्स की एक लिस्ट बना के रखिए, कौन से ऐसे शेयर्स, चलिए समझते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। काफ़ी सारे शेयर्स हैं और सुबह से आप मेंशन इसके बारे में कर रहे हैं, उसके बाद ही हमने ये जो डेटा है उसको फेच आउट किया है, जहाँ पे हमने देखा है कि मार्केट में पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो पैर अपने अभी भी जमा के बैठे हुए हैं। अगर इनके वैल्यूएशन को कंपेयर करा जाए इनके इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से तो काफ़ी सस्ते इस टाइम पे ये दिखाई दे रहे हैं और सस्ते के साथ साथ अगर इनका ग्रोथ रेट देखें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट साइड में है। अगर सबसे पहले के नाम पे मुथूट फाइनेंस की हम बात कर ले तो देखिए पी जो इसका है 15 का है, लेकिन ग्रोथ रेट इस टाइम पे आप देखेंगे तो 47% की यहां पे देखने को मिली है। यही नहीं बल्कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अर्निंग ग्रोथ इसकी 23% की और 22x पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। नाल्को यहां पे 20% की ग्रोथ रेट देखने को मिली है पिछले 1 साल में और वहीं 12x पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ल्यूपिन और NMDC यहां पे भी 20% की जो ग्रोथ रेट है वो हमें देखने को मिल रही है। यही नहीं बल्कि कुछ और शेयर्स भी अगर आपके सामने मैं यहाँ पे पेश करूं तो वहां पे भी आपको जो पिक्चर है कुछ इसी तरीके की दिखाई देगी, जहां पे वैल्यूएशन काफी ज्यादा कंफर्टिंग है और उसके साथ साथ जो ग्रोथ रेट है वो काफी शानदार दिखाई दे रहा है। MGL 10x पे ट्रेड कर रहा है, 17% की ग्रोथ रेट यहाँ पे देखने को मिली है। बजाज ऑटो, हिंदुस्तान जिंक और PFC, और ये लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी काफी सारे शेयर्स हैं, लेकिन ये कुछ शेयर्स जो आपके सामने रख दिए जहां पे वैल्यूएशन कंफर्टिंग और ग्रोथ रेट रोबस्ट। बिल्कुल, शुक्रिया कंचन। देखिए कोई भी ट्रेड लें या इन्वेस्टमेंट लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें। कि लिस्ट सिर्फ एक ये बताने के लिए आपको बताई गई है कि कई ऐसी कंपनियां और स्टॉक्स हैं जो अब इस समय रीजनेबल वैल्यूएशंस पर आ चुके हैं। इनमें से मैं एक स्टॉक पिक करना चाहूँगा, M&M। स्नेहा जी, M&M पर क्या भी होगा आपका मोतीलाल ओसवाल में? काफ़ी करेक्शन आ चुकी है हाई से। देखिए M&M पे काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। खैर मार्केट जो रिएक्ट कर रहा है वो गैस शॉर्टेज के कारण ओवरऑल जो ऑटो सेक्टर है उसमें प्रोडक्शन हॉल्ट होने की काफ़ी कुछ संभावना है, बिकॉज बहुत सारे उस प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स है जहाँ पे हमें गैस सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो उसके कारण प्रोडक्शन हॉल्ट होने की संभावना काफ़ी बढ़ जा रही है। बट अगर उसे हम साइड रख दें क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नेचर है, होपिंग कि मैंने वॉर बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं हो, तो M&M अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है एंड इनके जो तीनों सेगमेंट है काफ़ी रोबस्ट करे। इनकी जो SUV सेगमेंट है वहाँ पे ये लीडर पोजीशन पे है। इन्होंने जो ओवरऑल अपने पूरे लोगों को रिवैम्प किया, पूरे मॉडल को जो रिवैम्प करके इन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उसको बहुत वेल एक्सेप्ट किया मार्केट। एंड अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी रोड्स पे जो गाड़ियां हैं वो सब M&M की ही कार्स आपको देखने को मिलती है। सो M&M क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग लीडर इमर्ज हो रहा है SUV सेगमेंट में। ट्रैक्टर सेगमेंट भी उसकी काफी अच्छी कर रही है एंड जो फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट है वहां पे भी रोबस्ट 20% काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ है। तो तीनों ही सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ है। केवल जो कंसर्न इमर्ज हो रही है वो गैस सप्लाई के कारण जो प्रोडक्शन हॉल्ट होने की संभावना है वहां पे उस रीजन के कारण हमें काफी कुछ सेलिंग दिखाई दे रहा है। बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसे पोर्टफोलियो में ऐड करने को। तो मेरी सलाह रहेगी कि M&M को एक्चुअली एक स्टैगर्ड मैनर में पोर्टफोलियो में एंट्री दी जा सकती है। स्टैगर्ड वे में अगर आप देखें इसको पोर्टफोलियो में आप अपना एक अंश बना सकते हैं। याद रखिएगा ये पूरा डिस्कशन हुआ था उस सीक्वेंस से जिसमें हम बात कर रहे थे कि ग्रोथ प्रोजेक्शंस अच्छे हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, सस्ता हो गया है अगर आप देखें इस डिप में। अच्छा स्नेहा जी, एक बार बताइएगा कि आप लोगों ने पिछले 2-3 दिन में अपने क्लाइंट्स को शफल कैसे कराया? जब मेटल्स भी टूट रहे हैं, FMCG टूट रहे हैं, बैंक टूट रहे हैं, इसी दौरान फार्मा पे और कुछ हद तक पावर पे
बाजार ने कैपिटलाइज किया है ना, ऐसा लग रहा था कि लिक्विडिटी यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है। आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को क्या चर्निंग कराई है, किस तरीके से, क्या मतलब कहाँ होल्डिंग कम करवाई है, क्या दिलवाया है पिछले 3-4 दिन में? देखिए, पिछले 3-4 दिन में हमने फार्मा, यूटिलिटीज और एक्चुअली मेटल्स में खरीददारी कराई थी। मेटल्स भी आज टूट गए क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन का जो ये वरी इमर्ज होकर आ रही, तो मेटल प्राइसेस में भी एक मंदी दिखाई दे रही है, ओवरऑल डिमांड स्लोडाउन की बात इमर्ज होकर आ रही है। बट अदरवाइज अभी रिसेंट में हमने ये 3 ही सेक्टर में बाइंग कराई है। जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स है वहां पे इन लेवल्स पे हम उन्हें ऑटो, बैंक्स, केबल्स एंड वायर्स और कैप गुड्स में एंट्री लेने की सलाह दे रहे हैं, जो कि एक स्टैगर्ड वे में कर सकते हैं, क्योंकि इन सब सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म व्यू हमारा काफी पॉजिटिव है। बट जो क्लाइंट्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं हमारे पास, उन्हें हम लार्जली यूटिलिटीज पे ज्यादा हम पुश कर रहे हैं, फॉलोड बाय फार्मा और आपके मेटल्स। ओके, शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो यूटिलिटीज़, फार्मा, ये सारे स्टॉक्स आप रडार पे रख सकते हैं। लेकिन अब हमारे साथ शो में कविता जी भी जुड़ रही हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? गुड आफ्टरनून शायद, गुड आफ्टरनून एवरीवन, श्रेया। सो एज ऑफ नाउ सेलिंग काफी ज्यादा हुई है, तो मैं कॉन्ट्रा ट्रेड दे रही हूँ, या आप कहने की छुपने की जगह है कहीं, तो मुझे लगता है एचयूएल पर एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 2135 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड स्विंग 2190, 2200 तक बनते हुए दिख सकते हैं। सो बाय ऑन एचयूएल विद 2135 स्टॉप लॉस। ओके, चलिए, मार्केट में थोड़ी रिकवरी आ रही है, शायद डाउ फ्यूचर्स ग्रीन में वापस आए, उसका एक इम्पैक्ट है। लोअर लेवल से करीब 120 पॉइंट का पुल बैक है, इसको रिफ्रेश करिए, ग्रीन में आ गए डाउ फ्यूचर्स वापस। और एक बार जरा आप इवन इंडियन मार्केट में भी थोड़ी सी रिकवरी है, थोड़ी सी नाम मात्र की सही, लेकिन 23,112 का लो था, अब 23,253 पर हैं हम। फटाफट कैश कॉल ले लेते हैं गाबा सर से, रचना जी से और सोमिल से, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। गाबा सर, बताइए आपकी कैश कॉल। गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है थर्मैक्स। थर्मैक्स का स्ट्रक्चरली बेस फॉर्मेशन और बढ़िया बेस फॉर्मेशन है। स्ट्रेंथ तो है अप मूव में, 3000 से 3209 पे ट्रेड करा अभी। स्टॉप लगाएंगे करीब 3180, 30 रुपए का है, लेकिन टारगेट होना चाहिए 3300। ये स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। थर्मैक्स निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी और डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। यहाँ पर थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है, खराब मार्केट में भी 1.5% अप है। तो गाबा सर की पिक हो गई। सोमिल जी, आप क्या ढूंढ रहे हैं कैश में? कैश में एक स्टॉक मुझे लगता है कि गिरावट में खरीदना चाहिए। आज खासी सेलिंग है इसमें। सीएट लिमिटेड आज 8 to 9% नीचे है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी ये उसी रेंज में है जहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। यहाँ पर 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे चल रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप वीकली चार्ट देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। गिरावट में खरीदने का मौका है ये। नीचे में एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, बिकॉज इस समय गिरावट बहुत शार्प है। 3260 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर में मुझे लगता है कि ये अराउंड 4200 तक जा सकता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक। सीएट में आज गिरावट है, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले प्रकाश सर ने इसको बैक साइड पे लिया था। अभी तक ऑटो में चमत्कारिक मूव था इसमें, इवन पूरा ऑटो कोलैप्स हुआ, सारे टायर कोलैप्स हुए, ये अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग था। आज ये भी अगर आप देखें टूट रहा है, लेकिन स्वामी इसको एक बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश में? जी, मेरी तरफ से कैश में ट्रेड रहेगा एलटीटीएस में। एलटीटीएस की आज की प्राइस एक्शन काफी स्ट्रांग है, ना सिर्फ ये बल्कि पिछले एक हफ्ते में उसने कोई खास नया लो नहीं बनाया है। तो एक स्ट्रांग सपोर्ट है यहाँ पे 3050 का, जहां से उसने करीब 250-300 का पॉइंट का एक अपस्विंग दिया है। इसको देखते हुए लग रहा है कि जब तक अब ये काउंटर 3200 के ऊपर बना रहेगा, तब तक यहाँ पे फर्दर अपस्विंग बन सकता है, जो इस काउंटर को 3450 तक और 3500 तक लेके जा सकता है। तो 3200 के एसएल के साथ इसको लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, चलिए, कुछ
लॉन्ग ट्रेड्स तो आ रही हैं वैसे आज, और आज वैसे रचना जी एकदम कॉन्ट्रा मूड में है। सुबह से रचना जी सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स दे रही हैं, वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी है, नीचे से 200 पॉइंट के करीब की रिकवरी इस समय आपको डाउ फ्यूचर्स में दिखाई देगी। लेकिन दिक्कत है हमारी डॉलर रुपये, जी हाँ, और अब हम ऑलमोस्ट 92.5 तक पहुंच चुके हैं। आज का लो 92.47 था, इसका मतलब 92.5 रुपये के करीब का लो लग चुका है। और FIs की ध्यान रखिएगा, 7,000 करोड़ रुपए पर डे की एवरेज सेलिंग है। ऐसे में क्या ये लेवल्स डिफेंड करना टफ होगा, RBI की क्या अप्रोच है, ये सब समझ लेते हैं लता मैम से। लता मैम, ये 92.5 हो गया ऑलमोस्ट, अब क्या 100 की तरफ जा रहे हैं अब हम? वैसे अब आज हमारा फॉल बाकी के एशियन करेंसीज के मुकाबले कम है, 0.3% है। लेकिन अगर ऑफकोर्स आप मार्च 1 से देखेंगे तो हमारा फॉल 1.5% है। आज बाकी के एशियन करेंसीज कुछ 0.5% के ऊपर गिरे हैं। हमारा करेंसी थोड़ा कम गिरा है, बट दैट इज़ एंटायरली बिकॉज रिजर्व बैंक इतने डॉलर्स बेच रहे हैं। डीलरों का मानना है कि ऑलमोस्ट एवरी डे उनका टोटल सेल्स कुछ $5 बिलियन बनता होगा इकट्ठा, मतलब NDF ऑफशोर फॉरवर्ड्स में, ऑनशोर स्पॉट में, सब मिलके काफ़ी उनका ज़ोरदार सेलिंग है। रिजर्व बैंक का हमेशा यही एक्सप्लेनेशन रहा है कि हम कोई लेवल को टारगेट नहीं कर रहे। अगर 100 ही जाएगा तो जाएगा, लेकिन हम उसको जिगजैग में नहीं जाने देंगे। हम उसे जेंटली फॉल इंश्योर करेंगे ताकि बहुत वॉलेटिलिटी ना हो, जिसके वजह से मूड ख़राब होता है। लेकिन मूड वैसे भी ख़राब है, और ज़्यादातर ये फॉरेन सेलिंग की वजह से है। FPI सेलिंग जो ऑलमोस्ट एवरी डे 500-600 मिलियन डॉलर्स का हो रहा है। और ये सेलिंग इसलिए हो रहा है पार्टली बिकॉज हम क्रूड के काफ़ी हाई क्रूड प्राइस के काफ़ी विक्टिम्स हैं। हमारा वो बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल है, और क्रूड अभी $100 क्रॉस हो गया, और डॉलर इंडेक्स भी 100 पार कर गया, तो हमारा बिल उतना ही बढ़ता है। इसके मामले में मे बी वी वांट टू लुक एट व्हाट इकोनॉमिस्ट्स आर सेइंग। उन्होंने FY27 के जब एस्टिमेट्स बताए थे जस्ट 1 मंथ बैक, फरवरी एंड में, उनका एस्टिमेट्स था, अजम्पशन था कि क्रूड का प्राइस $65 होगा फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, दैट इज FY27। अभी उनको ये मान के चलना होगा शायद $80 to $90 होगा एवरेज। एक आध दिन गिर सकता है, लेकिन द ईयर एनुअल एवरेज कैन बी $80, क्योंकि इतने जल्दी पोर्ट डीकंजेशन या रीस्टार्ट ऑफ रिफाइनरीज इतना जल्दी होता नहीं है, इवन इफ द वॉर एंड्स। तो अगर 65 का $80 या $90 हो गया, तो हमारा GDP का अनुमान जो 7.2 था, वो शायद गिर के 6.5% की ओर आ सकता है। इन्फ्लेशन CPI इन्फ्लेशन जो 3.94% मानकर चल रहे थे लोग, वो 5 के ऊपर जा सकता है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स, जहाँ पर कोई पंप प्राइस में गवर्नमेंट कंट्रोल ये सब नहीं होता है, पूरा असर हो जाता है, वो भी 5 के ऊपर आ सकता है। और रिमेंबर, ये साल WPI 1 के नीचे भी गया था, तो बेस इफेक्ट के जरिए ही वो बढ़ जाएगा। और करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसका सबसे ज़्यादा सबको डर है, वो अनुमान था कि वो 1% से नीचे होगा नेक्स्ट ईयर, और वो गैप कैपिटल फ्लो से भर जाएगा। अभी वो गैप शायद 2% के ऊपर हो जाएगा ऑफ GDP। आज के तारीख में हम 1% के अंदर वाले गैप भी कैपिटल फ्लो से भर नहीं पा रहे हैं। अगर नेक्स्ट ईयर 2% के ऊपर हो गया, तो वो फ्लोज वो गैप हम कैसे भरेंगे, कैपिटल फ्लोज कहाँ से आएंगे, ये डर के जरिए रुपया और भी गिर रहा है। बिल्कुल, रुपये में काफ़ी गिरावट है। वैसे आज मैम जो आपने बात कही ना कि आज हम गिरे हैं, लेकिन शायद कम गिरे हैं, तो वीरू श्रेया, मुझे ना वो आंखें फिल्म याद आ गई। उसमें ना गोविंदा और चंकी पांडे, बहुत फ़नी फिल्म है वैसे, अगर आपने देखी तो। गोविंदा का नाम होता है मुन्नू और चंकी पांडे का नाम होता है बुन्नू। दोनों की रिपोर्ट कार्ड आती है, तो कादर खान गुस्से में कहते हैं कि इसको 9 मिला है, इसको 10 मिला है, तो बोलते हैं मुझे उससे 1 नंबर ज़्यादा मिला है। तो कम से कम वही आज मार्केट में वही हालत है कि चलो ठीक है, हम गिरे हैं लेकिन थोड़ा कम गिरे हैं। लेकिन खैर, शुक्रिया मैम, ये पूरी की पूरी इतनी सिंपल सरल शब्दों में सामने रखने के लिए। अब एक सवाल स्नेहा जी मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या इस समय एक कॉन्ट्रा व्यू लिया जाए IT पर, क्योंकि इस समय अगर आप देखें तो कोई टच नहीं करना चाहता है इसको, सब AI की बात कर रहे हैं।
लेकिन क्या अब इस एनवायरनमेंट में वो छुपने की जगह बन सकती है, खासतौर से इन लेवल्स पर जहां वैल्यूएशंस ऑलमोस्ट हिस्टोरिक लोज पर हैं? देखिए बहुत ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंटली तो शायद नहीं कहूँगी कि आईटी एक आपको अब वो एज अ सेफ हेवन आप देख सकते हैं। दो डाउनसाइड काफ़ी कुछ अब यहाँ से लिमिटेड है, बट यहाँ से कितनी जल्दी आईटी सेक्टर में रिकवरी आएगी वो अभी भी बोलना थोड़ा सा डाउटफुल है, बिकॉज तो इसे क्लैरिटी एक्चुअली मुझे लगता है कि Q1 के आउटलुक में हमें क्लैरिटी मिलेगी जब न्यू ऑर्डर्स अनाउंस होने स्टार्ट होंगे, बिकॉज जो न्यू बजट सब कॉर्पोरेट्स अनाउंस करेंगी तब आइडिया लगेगा किन तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एंड कौन सी कंपनीज उन्हें कितनी क्विकली अडेप्ट कर पा रही है। तो मुझे अभी भी लग रहा है थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है और ये ट्रांजिशन फेज शायद थोड़ा लंबा निकल सकता है। डाउनसाइड डेफिनेटली यहाँ से लिमिटेड ही लग रहा है, बट मेरा मानना है कि शायद ये थोड़ा सा लंबा एटलीस्ट 6-9 महीने और कंसोलिडेट करेंगी आईटी कंपनीज और उसके बाद इनमें शायद थोड़ी सी मोमेंटम आती हुई दिखाई देगी, बिकॉज तब तक जब तक कि बिकॉज इन्होंने टाई अप सब कर लिया काफ़ी एआई कंपनीज के साथ इन्होंने जेवीज अनाउंस की है, बट उसे अपने मॉडल में अपने बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने में इन्हें एक थोड़ा सा लंबा समय शायद लग सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप पोर्टफोलियो में एलोकेट करिए आईटी, बट बहुत ज़्यादा इसमें ओवरबोर्ड अभी भी मत जाइए, बिकॉज क्लैरिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है नहीं। ओके, तो आईटी पे भी क्लैरिटी नहीं है, तो शायद अभी थोड़ा सा अगर आप देखें अपने किसी भी निवेश निर्णय पर थोड़ा सा भी पॉज लीजिए। निवेश निर्णय की बात हुई, जी हाँ, निवेश निर्णय में इसी सीक्वेंस पर था और अनुज कुछ देर पहले जब लता मैम थी और आप थे ना स्क्रीन पे, तो मुझे वो दिन याद आ गया। 24 या 22 अक्टूबर थी, निफ्टी का लो लगा था 2253 का, याद है अनुज? 2008 की बात है ना? मैं इस घड़ी को इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 2020-21 में जो बाजार में आए, 22 में आए, 23 में आए, हमेशा पोर्टफोलियो हरा ही रहा। किसी ने अब तक ऐसा फॉल नहीं देखा। बिल्कुल याद है 2008, 9, 10, 11, 12, 13 अनुज। और इसीलिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ निवेश निर्णय की। जी हाँ, भोपाल की अपार सफलता के बाद ये पूरी की पूरी सीरीज, पूरी टीम जो है अब वो वडोदरा पहुँच रही है। और आइएगा ज़रूर, इस डिस्कशन को सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसे दिन नहीं देखे जो हमने शायद 2008, 9, 10, 11 या फिर 15 या 16 या 17 में देखे थे या फिर डिमोनेटाइजेशन के बाद देखे थे। अनुज, वाकई बहुत ज़रूरी है उस इतिहास को याद करना ताकि आप इस कमज़ोर घड़ी को शायद पार कर पाए। बिल्कुल वीरू, और देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, मार्केट भले ही इतनी कमज़ोर है, इतनी वीक है, लेकिन दर्शकों का हमारे लिए क्या प्यार है। मैं सच बताऊं तो आज सुबह हमने इसकी बात की, एड्रेस डाला, इसमें कोई कई लोगों की कंप्लेन थी कि एड्रेस नहीं था उसमें, जो पहले हमने टीजर्स डाले थे उसमें, तो वो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से गलती हुई थी कि उसमें एड्रेस नहीं था। खैर वो हमने सुबह डाला और आज सुबह जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई उसके बाद हमें 2000 रजिस्ट्रेशन आए हैं वीरू वडोदरा के इस कैंप के लिए। हॉल की क्षमता 800 लोगों की है और आई एम श्योर रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, लेकिन ऑब्वियसली अब 2000 रजिस्ट्रेशन आए हैं और 800 की एक अगर कैपेसिटी है, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एंट्री दें उसमें, लेकिन वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। तो आप समय पर आइए ताकि आपको निराशा ना हो, आपको बैठने की जगह मिले, खड़े ना रहना पड़े। बेसिकली होता था ना कि जो स्कूल में आप जाते थे तो वो खड़े रह के भी देखना पड़ता था कई बार, तो वो ना हो। अगर आपको सीट चाहिए, बैठना है, तो थोड़ा सा पहले आ जाएं और मिलेंगे सबसे और सबके सवालों के जवाब देने की कोशिश होगी। तो आइएगा। चॉइस ग्रुप हमारा पार्टनर है इसमें, तो चॉइस ग्रुप की टॉप मैनेजमेंट भी होगी वहाँ पर, मैं होऊंगा, श्रेया होंगी और एक फैसिनेटिंग डिस्कशन होगी मार्केट्स पर। तो जुड़िएगा हमारे साथ संडे को वडोदरा में। चलिए अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम मानस जी से, सौमिल जी से और अरुण जी से। मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए, ऑप्शन के लिए सोना कॉम्स के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। सोना कॉम्स अपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। तो 500 वाला पुट ऑप्शन 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करनी है। 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 40 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, सो BLW पे आप देखें तो यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन लेनी है। अगला ट्रेड पिक करते हैं, बताइए सौमिल क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस में? मैं पुट ऑप्शन
चूज कर रहा हूँ फॉर टाटा स्टील। जैसे हमने कहा कि मेटल स्टॉक्स ऑलरेडी एक सेल ऑफ में है और मुझे लगता है कि यहाँ से और भी सेल ऑफ देखने मिलेगा। टाटा स्टील मुझे लगता है कि नीचे में 160 155 तक वापस से जो प्रीवियस बेस बना था वहां तक जा सकता है, बिकॉज एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है, एवरेजेस के नीचे चल रहा है, सो वीकनेस है डेफिनेटली। टाटा स्टील का जो पुट ऑप्शन हम खरीदेंगे दैट विल बी फॉर स्ट्राइक प्राइस ऑफ 185 का स्ट्राइक प्राइस होगा, यही मंथ की एक्सपायरी, और यहाँ पे वो चल रहा है अराउंड 6.70 के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे 4 पर और मुझे लगता है कि ये ऊपर में 12 तक जा सकता है। टाटा स्टील सुमिल जी की पिक हो गई। अरुण कुमार जी, आप क्या चूज कर रहे हैं ऑप्शंस में? श्रेया जी, मेरा भी पुट ऑप्शन ही रहेगा मेटल सेक्टर से। वेदांता के 680 के पुट को लेने की सलाह रहेगी। 21-22 रुपए के आसपास अभी चल रहा है। 18 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 32 तक के टारगेट्स वेदांता में आ सकते हैं। मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का ब्रेकडाउन है। सेकेंडली एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो इसमें सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है और इस ऑप्शन का टारगेट लगभग 32 रुपए तक का मान के चल सकता है। ओके, चलिए अब समय हो गया हमारी फेवरेट सेगमेंट बुल वर्सेस बेयर का। और देश में गैस सप्लाई की किल्लत के चलते इटर्नल का शेयर आज फोकस में है और पॉजिटिव खबर के बाद एक अच्छी शुरुआत हुई लेकिन टिक नहीं पाया। आखिरकार क्या है कारण इस गिरावट के और इस बीच में बुलिश आर्ग्यूमेंट क्या होंगी, ये समझते हैं। आशीष बने हैं बुल और नूपुर बनी है बेयर। ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं ही शुरुआत कर लेता हूँ तेजी के तर्कों के साथ। और बहुत बढ़िया स्टोरी रही है। देखिए किस प्रकार से जोमेटो एक एप्लीकेशन था, फिर उसके बाद फूड डिलीवरी, फिर ब्लिंकिट का एक्विजिशन, क्विक कॉमर्स में मार्केट लीडरशिप, अब डिस्ट्रिक्ट भी आ गया। इतना बेहतरीन कंपनी है, हाई ग्रोथ वाला कारोबार है। अगले 6 साल में कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही कि जो इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है ना, यही 5 गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, मल्टी प्लेटफॉर्म बिजनेस है, पर विजन किसका था? दीपिंदर गोयल साहब का। अब उनका विजन कहाँ पे है? टेम्पल पे है, एरोस्पेस पे है, तो फिर ये कारोबार कहाँ जाएगा? जिसकी कंपनी में सिर्फ 3.8% की हिस्सेदारी हो और वो अपना पूरा फोकस कहीं और लगा दे, तो इस कंपनी को कौन देखेगा आशीष? आपको तो आपने मल्टी बिजनेस बना दिया और फिर सडनली आप छोड़ के चले गए। ये एक एंटरप्रेन्योर और एक क्रिएटर की खासियत होती है कि एक चीज क्रिएट करने के बाद वो दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन पीछे का क्या? पीछे का इतना बड़ा बिजनेस है, प्रोफेशनल पूरा बन चुका है, CFO इन प्लेस, लेकिन विजन तो हमेशा एक प्रमोटर का होता है। CTO है, पूरा इंटरनेट रन बिजनेस है, ये तो प्लेटफॉर्म बन गया, अब तो काम चलेगा। लेकिन फिर भी जब इंडस्ट्री में दूसरे प्लेयर आ रहे हो, जब कंपटीशन आपका बढ़ रहा हो, जेप्टो तैयारी कर रहा है अपने IPO के लिए और उसने ऑलरेडी हैंडलिंग फीस हटा दी है, कोई सरचार्ज नहीं लेता, कोई तो घाटा करेंगे वो घाटा करके, लेकिन IPO ला रहे हैं और मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। आपको भी कुछ तो करना पड़ेगा ना, आपने वो विजन ही छोड़ दिया। Amazon नाउ देख लीजिए। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए डार्क स्टोर की क्षमता कितनी है इटर्नल की? 2100 की है और बाकी के कितनी 1100 के आसपास। इनफैक्ट FY30 तक जो इनका प्लान है ना एक्सपांड करने का, तभी भी ये ब्लिंकिट के हिसाब से नहीं पहुंच पाएंगे। आपको पता है ऑनलाइन अमेजोन से बहुत फेमस हुआ था और अमेजोन जैसा बड़ा प्लेयर अमेजोन नाउ शुरू कर रहा है जो 8-9 मिनट में ही आपके घर पर डिलीवर कर देता है। और पेरेंट कंपनी ने इनफैक्ट इनडायरेक्टली कंपनी को बोल भी दिया है, इंडिया में ही क्विक कॉमर्स का मार्केट है। अमेजोन सब आपका तरफ है, 75 शहरों में है और आपका जो ब्लिंकिट है 150 शहरों में। ये नेटवर्क है। लेकिन अमेजन नाउ के पास अगर $1 बिलियन की फंडिंग आती है तो कैश बंद करके वो कर सकता है। 50% से ज्यादा मार्केट शेयर इनके पास क्विक कॉमर्स में, 25% स्विगी के पास है, 25% जेप्टो के पास है। क्लियर कट लीडरशिप है, सिस्टम बन चुका है, ग्रोथ आएगी। लेकिन अगर बर्न करने की क्षमता है अमेजोन के पास, फ्लिपकार्ट के पास, तो क्यों वो मार्केट शेयर गेन नहीं करेंगे? अगर आपको डिस्काउंट 6% से ज्यादा 10% पे सस्ती चीज मिलेगी तो आप तो वहीं जाएंगे ना। आप भी भारत के ही कस्टमर है और भारत का कस्टमर हमेशा वैल्यू ही ढूंढता है। अगर 10 रुपए सस्ता जहां मिलेगा वो 2 मिनट एक्स्ट्रा वेट कर लेगा और अमेजोन से मंगा लेगा। आप शेयर वो ढूंढेंगे जो सस्ते हो जाएं। देखिए आप लीडर को इग्नोर कर, शेयर वही ढूंढूंगी जो सस्ते हो जाए। 80 के PE पे स्टॉक ट्रेड करता है और पिछले क्वार्टर में तो नंबर्स भी खराब थे। नहीं, नंबर्स इसके बहुत अच्छे हैं, साल दर साल ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। जो इनके नए बिजनेसेस हैं वो भी बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक तरफ जहां पर इनके कंपटीशन लगातार बड़ी मेहनत कर रहे हैं मार्केट शेयर ग्रैब करने के लिए, इटर्नल बहुत ही कंफर्टेबल स्वीट स्पॉट पर है। दोनों ही सेगमेंट में मार्केट लीडर है। और मैं बता रहा हूँ इसके जो धुरंधर मूवी आ रही ना, इसकी बुकिंग भी आप डिस्ट्रिक्ट ऐप से करेंगी। लेकिन AI शायद एक इम्पैक्ट दे सकता है फूड कारोबार पे, वो भी रिपोर्ट्स चल रही है। बिल्कुल।
मैंने तो खैर बुक माई शो पे बुकिंग की है ये धुरंधर की, मैंने डिस्ट्रिक्ट पे नहीं की है, लेकिन शुक्रिया आप दोनों का। इसमें मैं थोड़ा सा, मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप किस साइड हो। मैं थोड़ा सा नूपुर की तरफ हूँ इस बार मैं थोड़ा सा नूपुर की तरफ हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो नूपुर की जो आर्ग्यूमेंट है दीपेंद्र गोयल वाली, मेरा ये मानना है कि देखिए भले ही पूरा सिस्टम सेटअप कर दिया गया हो, सब कुछ कर दिया गया हो, लेकिन ये परपेचुअल बिजनेस होते हैं, है ना। इसमें मतलब हमेशा उस गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हालांकि ऐसा भी कुछ ये पक्का नहीं, चेंज करनी पड़ती है, पक्का नहीं है अभी कि वो मतलब यहाँ पे नहीं बिल्कुल ध्यान देंगे, लेकिन वो अगर आप उनका रिसेंट देखेंगे, और ये स्टॉक कह भी रहा है कुछ, जिस तरीके से ये स्टॉक गिरा है, ये स्टॉक तब से गिरा था जब मार्केट नहीं गिर रही थी श्रेया। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर स्टेज पर आकर, एक स्टेज तो आएगी जिसमें जेप्टो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी सब होंगे, ये एक स्टेज पर आकर कोई भी धंधा आप बियॉन्ड अ पॉइंट सिर्फ पैसा गंवाने के लिए तो नहीं बनाते हैं। तो एक स्टेज पर आएगी जब ये प्लेयर्स भी जो हैं वो डिसरप्टर की बजाय जब इनकम्बेंट बन जाएंगे, तब ये स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि, और अगर अभी भी मैं कहूँगा कि बिटवीन इटर्नल एंड स्विगी, इटर्नल इज़ बेटर। तो इसके लिए जहाँ पर भी ये बॉटम आउट होगा प्रोसेस, वहाँ पे शायद वापस री एंट्री का एक मौका होगा। सर जेप्टो जिस तरीके से मार्केट शेयर गेन कर रहा है, जो नुपुर बात करती है, मैं तो अपनी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में वो अपनाती हूँ। मैं 4 मिनट 5 मिनट वेट कर लूंगी, बट वो हैंडलिंग फी वगैरह वो हर किसी के ऊपर, वो हर किसी का इंडिविजुअल होता है, चॉइस होती है। बट मुझे लगता है सर मार्केट शेयर तो इंटरफेस के हिसाब से जोमेटो का कोई मुकाबला नहीं है। आप अगर जोमेटो को कंपेयर कर लें, उसकी ऐप को कंपेयर कर लें स्विगी की ऐप से, जेप्टो की ऐप से, जोमेटो इज माइल्स अहेड। सेम विद ब्लिंकिट, ब्लिंकिट की ऐप इज माइल्स अहेड, कस्टमर केयर माइल्स अहेड, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन आर्ग्यूमेंट स्टॉक प्राइस को लेकर है, और स्टॉक प्राइस को लेकर आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ी और गिरावट बाकी है। अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी शायद ना करें इसमें। स्नेहा जी आप जज बनिए, इटर्नल आप बुल होंगी या बेयर? देखिए शॉर्ट टर्म में मैं बेयर हूँ, लॉन्ग टर्म में मैं बुल हूँ। जैसा आपने कहा थोड़ी गिरावट यहाँ पे बाकी है, शायद यहाँ से 10-15% और गिरावट हम देख सकते हैं। देखिए क्या शॉर्ट टर्म में ना ब्लिंकिट की तो जो एक जो हाई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के कारण जो एक प्राइस वॉर चल रही वो तो है ही, और साथ ही साथ अभी जो इनकी फूड डिलीवरी बिजनेस है जो कि अभी तक अनअफेक्टेड थी, काफी अच्छी चल रही थी, वहां के ग्रोथ पे भी अब थोड़ी सी फुल स्टॉप आती हुई नजर आ रही है गैस सप्लाई शॉर्टेज के कारण। तो क्योंकि काफी रेस्टोरेंट्स वगैरह जो शट डाउन हो रहे हैं, तो फूड डिलीवरी बिजनेस पे डेफिनेटली इम्पैक्ट है। Q4 नंबर्स में वो थोड़ी सी हमें खराब नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे। जो इनकी ब्लिंकिट है वो डेफिनेटली कुछ क्वार्टर्स अभी और खराब करेंगी, बट ये नंबर 1 लीडर है और ये शायद रिटेन भी करेंगे नंबर 1 लीडरशिप। एक पॉइंट के बियॉन्ड, जैसा अनुज जी आपने कहा कि एक पॉइंट के बियॉन्ड ये प्राइस वॉर कहीं ना कहीं जाके एंड होगा, और ये मार्केट एक्चुअली अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। ये 3-4 बड़े बड़े प्लेयर्स को एक्चुअली एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये कुछ क्वार्टर्स और इनके बीच में लड़ाइयाँ चलेंगी, बट उसके बाद जब ये मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा तो ब्लिंकिट उससे वे अहेड रहेगा। इन्होंने ऑलरेडी एडवांस में बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसकी बेनिफिट इनको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी मिलेगी। बिल्कुल। तो स्नेहा जी ने क्या किया, कहा कि शॉर्ट टर्म में बेयर और लॉन्ग टर्म में बुल। तो वो फिल्म फेयर अवार्ड में होता है ना, बेस्ट एक्टर, अगर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो तो एक को आप बेस्ट एक्टर दे देते हैं, एक को बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स चॉइस दे देते हैं, तो दोनों को खुश कर देते हैं। तो दोनों को खुश कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे सौमिल जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जी के पास, और मिड कैप फंडा के लिए स्नेहा जी के पास चलाएंगे हम। तो बताइए मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए केन्स पे मेरा ध्यान है। केन्स के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन जोन था उसके लोअर बैंड को स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो अब आपको 3400 का पुट ऑप्शन केन्स का आप ले सकते हैं। 153 पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस 90 रुपए के नीचे लगाना है, लेकिन टारगेट भी 250 रुपए तक के हो सकते हैं। ओके, केन्स टेक 34-64 पर आप देखें, आपका कॉल है। अब चलते हैं सौमिल के पास। आज का FNO सुपरस्टार पिक करेंगे। सौमिल क्या पिक कर रहे हैं आप? FNO सुपरस्टार के लिए मैं पिक कर रहा हूँ PNB में सेल कॉल है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेके डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है। एक शार्प कट है, एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूटी है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिगड़ा है इन द शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बोथ। तो इसके अंदर मेरा टारगेट होगा 103 और स्टॉप लॉस होगा 116 पर।
ओके पीएनबी बिकवाली की राय एफएनओ सुपरस्टार में। कविता जी आपका चार्ट का चमत्कार। आनंद जी मेरे सारे ट्रेड लेके जा रहे हैं आज। सो 1828 पर ब्लू स्टार अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ फर्दर गिरावट बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ये अपने 50 वेमा के नीचे अब फिसलता हुआ दिख रहा है। सो 1820 के नीचे तेजी से गिरावट आ सकती है, बट मौजूदा भाव से भी अगर आप इसे शॉर्ट ट्रेड लेते हैं तो with a stop loss of 1860 one can approach for the price move of 1775 as a price target in a day or two. तो जब तक 1860-70 के नीचे है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना रहे हैं। ओके ब्लू स्टार, ये हो गई कविता जी की ट्रेड्स। नेहा जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। मैं मिड कैप फंडा के तौर पे जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग रिकमेंड करना चाहूँगी। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन फेरस मेटल रिसाइकलर है और ये मल्टीपल मटेरियल्स को रिसाइकिल करती है, जैसे कि लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड ये आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक यूसेज जैसे जैसे बढ़ेंगे रिसाइकलिंग डिमांड और बढ़ती जाएगी। इनकी एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है, प्लस और ये कैपेसिटी एडिशन भी कर रहे हैं। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही नेसेंट स्टेज में है जो ओवरऑल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, एंड आगे जाके इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। इनफैक्ट हमारा जो एस्टिमेट है ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years रफली आप अबाउट 40-50% अर्निंग्स ग्रोथ की इसमें संभावना दिखती है। एंड अगर हम पेग रेशियो की बात करें, जो कि स्पेशली इस टाइम मार्केट जब वैल्यू स्टॉक्स ढूंढता है, तो पेग रेशियो अराउंड 0.5 है, जो कि क्लियरली दिखाता है कि अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। सो 45-48% अर्निंग्स ग्रोथ के सामने ये अराउंड 20-25x के पी पे अवेलेबल है, जो कि काफी रीजनेबल वैल्यूएशन है। सो इसे लॉन्ग टर्म के लिए एज अ थीमेटिक स्टॉक अक्यूमुलेट कर सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 520। ओके जैन रिसोर्सेस मिड कैप फंडा में ये स्नेहा जी की पिक हो गई। फटाफट से एक रीकैप चार का चौका आपके लेकर आ जाते हैं। सस्ता ऑप्शन के साथ हमने शुरुआत की मानस जी की तरफ से। आया केनस्टेक आपको 3400 की पुट लेनी है, 250 का टारगेट, 90 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सोमिल मेहता जी को पीएनबी पसंद आ रहा है, बिकवाली की राय। नीचे के 103 के टारगेट हैं, 116 का स्टॉप लॉस लगाना है। कविता जैन जी ने ब्लू स्टार चुना है, 1775 के टारगेट। कल काफ़ी अच्छी रैली थी, आज देखिए बिकवाली का शिकार हुआ है। और जैन रिसोर्सेस लंबी अवधि के नज़रिए से खरीदारी की राय स्नेहा जी की तरफ से मिड कैप फंडा में। चलिए अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा जी से बात करेंगे। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। देखिए मार्केट में जो रिकवरी के अटेम्प्ट्स थे वो कितने फीबल पड़ रहे हैं, ये देखिए 23,112 तक गए हम और फिर रिकवरी होकर वापस फुस हो गए 23,180 तक। और शायद जो बात मैं कह रहा था ना, क्या है ना, देखिए मैं आपको ना अभी यहाँ से ना 6 लेवल और बता देता हूँ नीचे के, ठीक है। 23,050, 22,950, 22,850, 22,600 और 22,350। किसी न किसी एक से तो घूमेगा, है ना। क्या है कि लेकिन फैक्ट ये है कि बहुत मार्केट ख़राब है और पैसा जो है जा रहा है अगर आप लॉन्ग साइड पे कोई भी ट्रेड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो राहुल से जानते हैं, आशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ हैं राहुल, उनसे बात करेंगे। इससे पहले वो निर्मल बांग में सीईओ थे, अब आशिका में हैं। राहुल गुड आफ्टरनून। क्या कर रहे हैं इस मार्केट में? इस तरीके से शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी करेक्शन इतनी जल्दी आ जाएगी, लेकिन अब ख़ास तौर से ब्रॉडर मार्केट में तो बहुत बुरा हाल है। निफ्टी में भी अब हम करीब 12% की करेक्शन तक बढ़ चुके हैं। क्या व्यू रहेगा आपका? Firstly, Anuj, thank you for having me on the show. Obviously, Anuj, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, there is no point catching a falling knife. ये पता नहीं है कि ये कहाँ रुकेगा। ये आई थिंक पिछले 2 फ्राइडेज़ की यही स्टोरी थी कि लंच के बाद निफ्टी गिर जाता है बिकॉज पीपल वांट टू गो इनटू द वीकेंड लाइटर। उनको पता नहीं कि डाउ और क्रूड क्या करेगा। और अनुज, वील हैव टू रियली जॉग आवर माइंड्स बैक टू व्हेन क्रूड वाज एज वॉलेटाइल एज दिस। आई थिंक 75 से 110 के बीच में जिस तरह जायरेट हो रहा है। एक चीज़ तो है अनुज, आई एम श्योर आपने चैनल पे काफ़ी डिस्कस भी किया होगा कि इसका एक अर्निंग्स इम्पैक्ट तो आने ही वाला है। जो भी क्रूड रिलेटेड सेक्टर्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर बेनिफिट्स जो हैं, तो इसमें यही नहीं है कि कंज्यूमर कंपनीज या फार्मा, फर्टिलाइज़र वगैरह
इसमें पैकेजिंग कॉस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जाती हैं, तो एक अर्निंग इम्पैक्ट आएगा ऑफ कोर्स। क्योंकि एफआईएस की बिकवाली हो रही है, सबसे ओवरवेट सेक्टर उनका बैंकिंग ही रहता है, तो आप बैंकिंग में भी प्रेशर देख रहे हैं। अब ये आ रहा है कि सिरेमिक्स वगैरह इंडस्ट्रीज़ में एनपीएस के एक दिक्कत हो सकती है। तो आई थिंक जो एक थॉट था जो हम जब FY27 में एंटर कर रहे थे ये युद्ध शुरू होने से पहले कि शायद 12 से 14% की अर्निंग्स ग्रोथ आ जाएगी, अब उस पर भी एक सवालिया निशान उठ चुका है। अब प्रॉब्लम ये हो गई अनुज कि अगर आपकी 12% की भी अर्निंग्स ग्रोथ आ गई और अगर आपने नेक्स्ट ईयर 3-4% का रुपी डेप्रीसिएशन ले लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ले लिया, यूएस का 2% इन्फ्लेशन हटा दिया, तो नेट ऑफ ऑल दिस आपके बचते हैं 5.5-6%। आपको यूएस का 10 ईयर 4.5 पे मिल रहा है, तो आप इंडिया में क्यों पैसा डालेंगे फॉर एन एक्स्ट्रा 1%, विच इज़ अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट। तो आई थिंक एफआईएस का प्रेशर है ही। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ अनुज जो मैं इंटरेस्टिंगली देख रहा हूँ कि जो बहुत सारे नए निवेशक आए थे 18 से 25 की उम्र के बीच में, जो कोविड के बाद आए थे, हाउ डू दे रिएक्ट टू दिस? Are we likely to see any sort of outflows or redemptions? But sorry to sound like a broken record अनुज, लेकिन हम ऑलमोस्ट एक साल से बात कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि 24 से 27 हज़ार का रेंज रहेगा निफ्टी का, वो 24 तो टूट गया, बट मुझे नहीं लगता इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो ऑल्सो ये ऑप्टिकली बहुत बड़ा नंबर लगता है, आई नो, बट आई डोंट थिंक इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो इवन ऑन अर्निंग्स वी शुड ब्रेक 20,000। आई नो इट्स अनदर 10% फ्रॉम हियर, बट अगर क्रूड एक ऐसी स्टेट में पहुंच गया जो 110-120 के बीच में ट्रेड हो गया, तो फिर आई एम नॉट सेइंग दैट लेवल विल कम, बट आई एम सेइंग इन एन एब्सोल्यूट स्ट्रेस केस आई थिंक इफ इट गोज देयर इट शुड होल्ड, बट आई वुड नॉट रश टू बाय इन राइट नाउ। मैं थोड़ा साइडलाइंस पे वेट करूंगा, क्योंकि अनुज ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि एक स्टॉक डबल होने वाला है, इट्स ओके टू लीव द फर्स्ट 20 एंड लास्ट 20 रुपीज़। मेरा मानना ये है, आप बीच के 60 रुपीज़ कमा लीजिए, यू डोंट हैव टू ट्राई एंड कैच अ स्टॉक एट द एब्सोल्यूट बॉटम एंड सेल इट एट द एब्सोल्यूट टॉप। मैंने अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ में ऐसी बहुत गलतियाँ की हैं, जैसे मारुति को बहुत जल्दी बेच दिया या इंडियन होटल्स को, बट कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए इफ़ यू मेड योर मनी। सो डोंट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ, बट आई थिंक के हो सकता है कि द बल्क ऑफ इट इज़ बिहाइंड अस, बट लाइक आई सेड आई वुड नॉट बी टू सरप्राइज्ड इफ इट फॉल्स अ लिटिल बिट मोर देन हियर। ओके राहुल जी, गुड आफ्टरनून एंड स्वागत है आपका स्टूडियो में। अच्छा, मार्केट पे ओवरऑल व्यू समझ लिया आपने, लेकिन बड़ा सवाल सर कि मार्केट में लोग आते क्यों हैं? पैसे बनाने आते हैं, और पिछले 2 साल से पैसे तो बने ही नहीं हैं, तो अब इस मार्केट में करना क्या है? इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर एफआई सेलिंग नहीं होती तो मेरा सबसे ओवरवेट कॉल बैंकिंग का था। तो अगर आप देखेंगे जो रिसेंटली डेटा आया है बैंकिंग सेक्टर का, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंकिंग नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ थी जो पिछले 2 महीने में है, वो 13.5 से 14.5% की क्रेडिट ग्रोथ है। ये आपने हिंदुस्तान में बहुत सालों से नहीं देखा है। और डिपॉजिट ग्रोथ भी 11-12% आ गई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कंट्रोल में आ गए थे बिकॉज यू वर प्रिटी मच एट द एंड ऑफ द रेट कट साइकिल, और एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में थी। ऑब्वियसली दिस वॉर हैज चेंज्ड अ फ्यू थिंग्स, लेकिन इसके चलते लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग्स ग्रोथ शायद 14-15% FY27 में हो जाए। तो इट वाज अ क्लियर ओवरवेट कॉल। अगर आप ICICI, HDFC, कोटक देख लें, बिफोर यू वेंट इन to this war, they were trading between 2.4 to 2.7 times, including subsidiaries. Last super cycle में ये 3.5 से 4.5 तक के बीच में ट्रेड करते थे. So they were at a discount to the historical averages. SBI की जब रैली शुरू हुई थी वो 1 टाइम से शुरू हुई थी, जो आपकी 1.7, 1.8 है. मुझे लगता है कि अभी भी उसमें स्टीम है. तो फंडामेंटली बैंक्स एट दिस प्राइस लुक वेरी अट्रैक्टिव, बट कैन यू गेट देम 10-15% चीपर? श्योर. दूसरा सेक्टर शेयर ही होगा डिफेंस. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स. आप देखेंगे वित्त मंत्री ने भी जो हाल ही में यूनियन बजट किया था, जिसकी हमने काफ़ी आपके चैनल पर चर्चा भी की थी, 15.5% का डिफेंस बजट इंक्रीज़ हुआ था. तो आई थिंक जिस तरह की ऑर्डर बुक डिफेंस कंपनीज़ की है, मुझे लगता है कि वो 15-20% से रेवेन्यू ग्रो कर सकते हैं. और अभी अभी आप एक लेडी से उनका पिक पूछ रहे थे, उन्होंने ब्लू स्टार बताया था. तो एक ऑलरेडी हम मार्च शुरू कर रहे हैं और 40 डिग्री की टेम्परेचर मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में हो चुकी है. तो आई थिंक ये एक ऐसी जगह है, ब्लू स्टार, वोल्टास, और जो वाइट लेबलिंग भी करते हैं, नेम्स लाइक डिक्स एंड एम्बर, ये भी थोड़ी एक इंटरेस्टिंग स्पेस लग रहा है. तो आई थिंक डिफेंस, एयर कंडीशन रिलेटेड प्लेज एंड बैंक्स वुड बी द 3 बिगेस्ट कॉल्स दैट आई वुड हैव राइट नाउ. अच्छा राहुल, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र बोल रहा हूँ. कैपिटल गुड्स में अभी L&T पे सीवियर प्राइस डैमेज है बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोजर इन मिडिल ईस्ट. मेरे ख्याल से मात्र 10 दिन के अंतराल में ये 20% शेयर हो चुका है लेवल से. कैपिटल गुड्स फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एंड अदर MNCs इन कैपिटल गुड्स
EBB post their quarterly earnings, Cummins post their quarterly earnings, बहुत strong थे, Siemens for that matter as well. अभी आपकी प्लेसमेंट कैपिटल गुड्स में कैसी है और इस 20% के 25% का जो ऊपर से L&T में रिट्रेसमेंट है उसको कैसे डील करेंगे आप? गुड आफ्टरनून वीरू। तो जैसे मैं श्रेया जी को अभी बता रहा था डिफेंस स्टॉक्स के बारे में, अगर मैं उसको एक्सटेंड करूं कैपिटल गुड्स के भी, तो अगर आप ऑर्डर बुक टू बिल्ड रेशियो देखें, मोस्ट कैपिटल गुड्स कंपनी, आपने एबीबी, सीमेंस, L&T का जिक्र किया, इसमें आप थर्मैक्स, कमिंस, यू कैन गो डाउन द लाइन टू एज लो एज से त्रिवेणी टर्बाइंस, TD पावर सिस्टम्स, इन सब के ऑर्डर बुक टू बैकलॉग आप 2 से 4 टाइम्स के बीच में होंगे। तो कहने का तात्पर्य यही था जो पिछले सवाल में भी कह रहा था कि अगर यहाँ से इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स नहीं भी मिले तो अगले 1-2 साल तक ये कंपनियां आराम से 15-20% ग्रो कर सकती हैं। द गुड पार्ट वीरू इज फॉर मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज एक्सक्लूडिंग L&T, जब आप मिड एंड स्मॉल कैप में जाते हैं, दे हैव बिकम वेरी कैश फ्लो फोकस। सो आई थिंक बहुत सारी कंपनीज की जो लेवरेज इशू थी लास्ट साइकिल में वो रिजॉल्व हो चुकी है। सारे जो, अगर हम ABB, सीमेंस, थर्मैक्स, कमिंस वगैरह की बात करें, सबके ROEs जो हैं करीबन 17-18% से लेके 25-27% के बीच में हैं। कुछ जैसे त्रिवेणी टर्बाइंस की अगर बात करें तो 30 टाइम्स के आसपास भी वो उनका आ जाता है, और रादर 30% ROE-ROC। सो आई डोंट थिंक वैल्यूएशंस आर वेरी डिमांडिंग फॉर द काइंड ऑफ ग्रोथ एंड रिटर्न रेशियोज, बिकॉज दे आर अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज, सम ऑफ देम आर नाउ कैश फ्लो पॉजिटिव एंड वर्किंग कैपिटल इज अंडर कंट्रोल। जो जिन कुछ शेयरों का मैंने जिक्र किया, आई वुड सर्टनली बी अ बायर। एक ऐसी कंपनी है वीरू जो क्वाज़ी डिफेंस, क्वाज़ी कैपिटल गुड्स है, सोलर इंडस्ट्रीज। आई थिंक आपके चैनल पे मुझे याद है गुरमीत के साथ भी डिस्कशन हुआ था बजट के दिन। आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट स्टॉक टू बी बाइंग बोथ फ्रॉम अ डिफेंस एंड अ कैपिटल गुड्स perspective. So I think it's a good sector to remain overweight, and we can certainly look at adding on dips in any correction in this sector. ओके राहुल जी, एक और स्पेस को लेकर मैं आपसे व्यू जानना चाहूँगी। लगातार आपसे इटर्नल, स्विगी पर चर्चा हुई है, क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर आप काफ़ी बुलिश भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से, हालांकि मार्केट भी काफ़ी ख़राब था, लेकिन जिस तरीके से गिरावट आई है, इटर्नल 300 से कहाँ पहुँच गया, स्विगी 600 तक का स्तर देखा था उसने, तो इस गिरावट के बाद अब आपका व्यू चेंज हुआ या फिर आपका व्यू इंटैक्ट है? तो ज़ोमैटो में तो काफ़ी पैसे बने थे, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि एज अ फैमिली वी वर इन्वेस्टर्स इन स्विगी बिफोर द लिस्टिंग, सो वी आर लूजिंग मनी एंड इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी। बट आई थिंक देखिए क्या होता है श्रेया जी, व्हेन द मार्केट इज़ करेक्टिंग ना लाइक दिस, यू मूव बैक टू ROE-ROC। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, प्राइस टू सेल्स, ये थोड़ा बैक सीट ले लेते हैं। I will go a step further and say when the market rebounds, these shares will rebound also first. But I would not be in a hurry to buy them, despite being, in the loss in one of them. जो I think 285 के आसपास जो मैंने लास्ट स्विगी का प्राइस देखा था, जोमेटोज ऑल्सो। प्रॉब्लम ये भी आ रही है इन कंपनीज की कि क्योंकि अभी गैस की इशू हो रही है, रेस्टोरेंट क्लोजर्स हो रहे हैं, तो ये डिलीवर क्या करेंगे? अगर रेस्टोरेंट से आपको ऑर्डर ही नहीं मिल रहा, आपका क्विक कॉमर्स तो चल जाएगा, बट क्विक कॉमर्स बोथ फॉर स्विगी एंड जोमेटो आर लॉस मेकिंग। सो आई वुड नॉट बी इन अ रश टू बाई दी स्टॉक्स राइट नाउ। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जब ये रिवर्स होगा, हमने अनुज के साथ भी पहले चर्चा हुई है, जब जोमेटो 40-50 रुपये का हो गया था, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, ये आई एम टेकिंग यू बैक 3-4 years, ये जब रिवाइव हुए थे ना, ये मल्टी बैगर्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इफ़ यू, वो बोलते हैं ना कि अगर जिगरा है कि आज जाके लेना है, तो यू विल हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट, बट इसमें पैसे भयंकर बन सकते हैं। बट can I convincingly say that these stocks have bottomed out at say maybe 210, 215 for Eternal and whatever is the price of Swiggy 275, 280? वो confidence नहीं है. In fact, if you want, take a contra position in IT. I would say instead of buying something like a Swiggy, Zomato, because जिस तरह के valuations आपको Infosys, TCS मिल रहे हैं 15, 16, 17 टाइम पे, I can't remember the last time we got these stocks with this free cash flow yield and dividend yield at these valuations. So if they go out and buy companies which are AI capability, promising, जो उनके cash balances reduce होते हैं, आपकी ROE automatically बढ़ जाती है और आप growth को buy कर रहे हो. It is a very good contra call to have. So instead of buying a Swiggy, Zomato, I would at this price, I would probably be more tempted to buy IT stocks at this point. Okay. चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर निगाह रखी आपने, शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड राहुल। थैंक यू। चलिए अब आते हैं निफ्टी पर। इट्स 23141। अगर मैं टिक बाय टिक चार्ट स्क्रीन पे लेके आऊँ तो आप रत्ती भर कॉन्फिडेंस नहीं, नो पुल बैक व्हाटसोएवर। अनुज, टिक बाय टिक में हम डे लो पे क्लोज हो रहे हैं। मंडे मॉर्निंग के लिए क्या क्लोज क्या सेंस रखें, क्या
क्या व्यू रखे मंडे मॉर्निंग के लिए रोज? देखिए वीरू, डिपेंड करता है कि आपने कहाँ शॉर्ट किया है। मतलब अगर आप जैसे निफ्टी का 2 हफ्ते का चार्ट ले आइए एक बार ज़रा। अब आपने अगर शॉर्ट किया, मार्केट के मैसेज को रिस्पेक्ट किया, फालतू के लेवल्स में नहीं फंसे और सिंपल एक टेक्सचर को बिलीव किया, और अगर आप 10% के पैसे पे बैठे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? क्या हो जाएगा वर्स्ट के सिनारियो में? आपके अगेंस्ट मंडे को 1% का गैप अप हो जाएगा ना, उससे ज़्यादा क्या होगा? तो अगर आप तब के शॉर्ट बने हो तो बने रहें, क्योंकि इसमें अभी फाइनल वाली फॉल बाकी है। उसमें तो आपको 22,000 से पहले सोचना भी नहीं है प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। अगर आपने आज शॉर्ट किया, फॉर एग्जांपल अगर आज शॉर्ट किया है तो थोड़ा कवर कर दें, क्योंकि हो सकता है कि मंडे को एक बार के लिए गैप अप हो जाए जो आपके प्राइस से आपको ऊपर ले आए निफ्टी को, तो वो नहीं चाहते हैं आप। और मंडे को मार्केट आपको वापस मौका देगा शॉर्ट करने का। अगर तो गैप अप हो गया तो सोने पर सुहागा शॉर्ट करने के लिए। गैप डाउन हुआ तो फिर आज जैसे मौके मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो मार्केट इंटरडे रिकवरी देगा जो फेल होगी, जैसे कि आज भी हुई, वो आपको मौके देगा। टेक्सचर बहुत क्लियर है मार्केट का इस समय कि सेल करके पैसा बन रहा है, वही सेल करके पैसा बनेगा। मुझे नहीं लगता कि वीकेंड पे एकदम से कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाएगी जिससे ये वॉर ख़त्म हो जाए। वीकेंड पे तो हमेशा उल्टा रिस्क ही रहता है कि कहीं कुछ और ना ख़राब आ जाए। और देखिए, बेकार के फालतू के लेवल्स पर मत फंसे। ये जो लेवल्स वाला मामला है ना, इसमें ना फंसे, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। चलिए नूपुर के पास चलते हैं और डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं। नूपुर बताइए। बिल्कुल बिकवाली आपको नज़र आ रही है। इनफैक्ट एचएनआई का तो फिलहाल व्यू देखें तो कॉशियसली ही वहाँ पर ट्रेडिंग होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन एक सेक्टर है जहाँ पे आपको सिलेक्टिव बाइंग नज़र आएगी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिल रही है। गोल्ड फाइनेंस कंपनी जो है वो आज डीलर्स के रिस्क पर, डीलर्स के डेस्क पर जो है बाइंग कैटेगरी में आपको दिखेगी। मुथूट फाइनेंस ये स्टॉक देखें तो करीबन 3% ऊपर है और ओआई में करीबन 8% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। लॉन्ग पोजिशनिंग के साथ डिलीवरी बेस्ड जो है वॉल्यूम के साथ यहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। दूसरा स्टॉक है मणप्पुरम फाइनेंस, यहाँ पर भी पॉजिटिव व्यू बन रहा है डीलर्स की डेस्क पे। तो गोल्ड फाइनेंस थीम आज डीलर्स की डेस्क पे बाइंग लिस्ट में है। ओके, तो डीलर्स चेक देने के लिए शुक्रिया अनुपुर। तो ये सारे स्टॉक्स डीलर्स के रडार पर हैं आज, लेकिन हमारे पैनल के रडार पे कौन से सारे स्टॉक्स हैं वो समझ लेते हैं। बीटीएससी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। कविता जी, शुरुआत करते हैं आपसे, क्योंकि आपके स्टॉक्स आजकल पिक हो जा रहे हैं, तो शुरुआत कीजिए। बताइए मंडे के लिए कौन सा स्टॉक चुनेंगे? कोई नया काउंटर नहीं, अभी ब्लू स्टार जो आपके साथ डिस्कस किया है उसी को एज एसटीबीटी लेकर जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है 1822 और जिस तरीके से ये अपना वहमा तोड़ रहा है, पॉसिबल मूव दिखते हैं 1770 1755 के, तो उसी को कैरी कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1850। ओके, ब्लू स्टार सेल साइड पे एक ही दिन में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आज ब्लू स्टार 200 मार्क के नीचे क्लोज हो रहा है। गजब सेलिंग थी आज ब्लू स्टार में। माना साहब का ट्रेड क्या है? देखिए, मुथूट फाइनेंस में एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेके जाएंगे। मुथूट फाइनेंस ने हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, और ध्यान रखें बॉटम जो बना है वो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास बना है। आई थिंक यहाँ पॉजिटिव दिखती है। इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 3340 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 3274 का स्टॉप लॉस लगाना है और 3450 के टारगेट सेट करने हैं मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर में। कावा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं? वेल, माइनस ने ले लिया मुथूट फाइनेंस, तो मैं न्यूट्रल जाऊंगा। कौन सा स्टॉक है कावा सर? गावा सर, ये कौन सा स्टॉक है? आप भी तो लेते हैं सबके स्टॉक्स। आप बाकी लोग तो नहीं कहते कि गावा सर ने मेरा स्टॉक ले लिया तो मैं नहीं। आपने कितनी बार लिया मानस का स्टॉक? मानस ने तो नहीं कहा एक बार भी कि गावा सर ने मेरा स्टॉक ले लिया तो मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। आप तो 7-8 स्टॉक लेकर आते हैं गावा सर, ये गलत बात है। कन्विक्शन नहीं है। इट्स नॉट द स्टॉक, मैंने एक ही मुश्किल से निकाला था मुथूट। हाँ, नहीं तो ये बोलिए फिर वो मतलब मानस के सर पर भी मत फाड़िए। नथिंग, लेकिन मेरे को कन्विक्शन नहीं है। 100% नो कन्विक्शन। I'll go neutral. Not because of Manas, 100%. मैं अपार्ट मानस। अरे नहीं, वो अनुज भी मजाक कर रहे थे प्रकाश सर आपसे। गावा सर मजाक कर रहे थे आपके साथ, आपको पता ही है। मेरे पास एक्चुअली दूसरा था सिंजीन, लेकिन इतना कन्विक्शन नहीं है। नहीं गावा सर मजाक कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रल। उसमें कोई देखिए, अगर नहीं है कन्विक्शन तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, मार्केट ही ऐसा है। जी हाँ, बिल्कुल कहते हैं ना, स्टे आउट व्हेन इन डाउट। अरुण जी, आपका ट्रेड?
वीरेन जी, एमसीएक्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक रिलेटिव स्ट्रेंथ एमसीएक्स में नजर आ रही है। 2500 के आसपास चल रहा है। 2480 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2542 तक के टारगेट्स एमसीएक्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, एमसीएक्स हो गई अरुण कुमार मंत्री जी की पिक। सोमिल जी, मंडी के लिए आप क्या चुन रहे हैं? अगेन अ शॉर्ट साइड ट्रेड, यूपीएल पे शॉर्ट साइड ट्रेड पे जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना था इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स और वो आज के सेशन में नीचे टूटा है। कंटिन्यू रहेगा ये डाउन ट्रेंड मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में दोनों ही। टारगेट रहेगा 560 नीचे में और स्टॉप लॉस रखेंगे 625। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए कैसे रही आज? दिखाते हैं आपको अनुज मार्केट ब्रेथ। वैसे ना ही देखा जाए तो अच्छा था, लेकिन रीत है तो दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे। परसों मुझे याद अच्छी तरीके से 155 शॉट थे, कल थे 145 शॉट्स। आज आपके स्क्रीन पे डिजिट्स आएंगी यहाँ पे शॉर्ट की, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग और साथ ही साथ ये देखिए इस वक्त मतलब निकट अगर आप देखें तो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो मेरे ख्याल से सबसे बेकार ये 178 शॉट, 20 पे लॉन्ग अनवाइंडिंग, कुल मिला के अगर हिसाब किताब अगर आप हरे का देखें तो वो 12 का है। द वर्स्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो इन डेरिवेटिव्स, वर्स्ट। लॉन्ग मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग की तो हम आपको खांचे दिखा भी नहीं पाएंगे। लॉन्ग क्या क्या है ये देखते हैं, किन किन स्टॉक्स में आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ। इस क्रम में सबसे ऊपर याद रखिएगा आज कुछ फार्मा और कुछ सिंजिन, ये कहते हैं एफएमसी स्टॉक्स थे जिनमें स्लाइड पुल बैक था। सिंजिन आज ये सबसे पिटा हुआ स्टॉक था पूरे फार्मा स्पेस का। पुल बैक लॉन्ग, मुथूट फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, फिनिक्स मिल्स आज यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट हुआ। आज एफएमसीजी में शुरू में ही फर्स्ट टेक से ही अगर आप देखेंगे रिवर्सल विजिबल था टुवर्ड्स एंड, वो सस्टेन करके रखा। शॉर्ट बिल्डअप एलएनटी मेगा कोलैप्स, और एलएनटी ने मात्र इन कुछ सेशंस में लगभग 20% का स्लाइड देखा है। एम्बर, ब्लू स्टार, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के इन सारे के सारे अगर आप देखें तो इस वक्त क्रैक हुए शॉर्ट बिल्डअप। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की जो मैनेजमेंट ने टिप्पणी करी इस वक्त वो इस पे हावी हुई। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग एनबीसीसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दिवीज लैब, हीरो मोटोकॉर्प और पीएफसी। एक बार पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट फिर रखिएगा स्क्रीन पे। ये याद रखिएगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो क्लोज है ये 13 अगस्त 25 के बाद का अब तक का सबसे लोवेस्ट क्लोज है, सबसे लोवेस्ट क्लोज। और इसके नीचे अगर आप जाएं इतिहास में चार्ट को देखें तो 2 अप्रैल 24 से लेकर सितंबर 24 तक एक वर्टिकल राइज था। दैट मीन्स आपके पास चार्ट में ऐसा भी कोई जोन नहीं है जो 500 के नीचे एस्टेब्लिश कर पाए कि कोई दूर तक सपोर्ट है। मैं इस पर जो बात कहना चाह रहा हूँ आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, वो वर्टिकल राइज 2024 का अगर किसी के पोर्टफोलियो में है तो 490 के नीचे प्रोजेक्शन क्या होगा इसका? तो देखिए अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न नेगेटिव है। ये जो कि काफी बड़ा सा जो कंसोलिडेशन जोन था उसके लोअर बैंड को ब्रेक कर दिया है। मेरा समझना है कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 200 वीक मूविंग एवरेज होगा जो कि 440 रुपए के आसपास आता है। तो करंट लेवल से भी 60 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। खरीदारी नहीं करनी, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, वेट करें जब तक कोई रिवर्सल ना दिखे। जब तक कम से कम 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ना आए तब तक आपको यहाँ पर कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कई सालों की सुगबुगाहट के बाद एनएससी के आईपीओ की लिस्टिंग की तैयारी तेज़ हुई है। आशीष के पास चलते हैं सारी डिटेल्स के लिए। आशीष बताइए। देखिए इतिहास में, आईपीओ के इतिहास में इस बार इतनी जोरदार तैयारी किसी भी आईपीओ की देखने को नहीं मिली, जहां पर 20 मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट किया है। 20 मर्चेंट बैंकर्स के साथ 8 लॉ फर्म है जिनके अपॉइंटमेंट यहाँ पर देखने को मिले। इससे पहले 2025 पिछले साल सबको याद है आईसीआईसीआई प्रू एएमसी इसका आईपीओ आया था जिसमें रिकॉर्ड बना था एक साथ 18 मर्चेंट बैंकर्स की नियुक्ति का। लेकिन अब क्योंकि एनएससी का साइज और स्केल इतना बड़ा है कि 20 मर्चेंट बैंकर्स और 8 लॉ फर्म यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। अब खास बात अगर आप देखें तो दुनिया भर में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो एनएससी अनडिस्प्यूटेड लीडर है, नंबर 1 है। इससे ज़्यादा किसी भी पूरी दुनिया में कोई एक्सचेंज नहीं है इतनी ट्रेडिंग जहां पर देखने को मिले। और भारतीय मार्केट्स में देखें तो मार्केट शेयर तो बहुत ही तगड़ा है, वन साइडेड है। इनफैक्ट आप देखें जैसे कि अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में देखें तो तकरीबन 99% पूरा मार्केट इनका ही है। कैश इक्विटी में 90% है। इंडेक्स डेरिवेटिव्स में पिछले 3-4 सालों में बीएसई ने थोड़ा सा गेन किया है, लेकिन अभी भी इनके पास 80% के आसपास का मार्केट शेयर लगातार बना हुआ है। और फाइनेंशियल्स के तो देखिए क्या ही कहने, जैसे जैसे ट्रेडिंग लगातार देश भर में बढ़ती जा रही है इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। FY 25-26 आप सिर्फ आंकड़े एक बार के लिए देखिए कि तकरीबन
14,780 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिली थी। और साथ में अगर आप देखें तो मुनाफे का आंकड़ा भी कितना दमदार, कितना ज़ोरदार यहाँ पर देखने को मिला है। अगर आप सीक्वेंशियल तौर पर क्वार्टरली नंबर्स को भी देखें तो बहुत ही धमाकेदार यहाँ पर नंबर्स आपको नजर आएंगे, जहाँ पर मार्जिन्स बहुत बढ़िया है, रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है और एबिटा का भी ट्रेंड आप देखें तो बहुत ही सिग्निफिकेंटली बेहतरीन देखने को मिला है। लेकिन जो ओवरऑल कंपनी की रेवेन्यू है इसे थोड़ा सा समझना चाहिए। जैसे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं 66% ये कंट्रीब्यूट करते हैं, 9% डेटा सर्विसेज से और बाकी के बहुत सारे इनके सोर्सेज हैं जहाँ पर 25% के आसपास की टोटल रेवेन्यू आपको देखने को मिलती है। टॉप शेयर होल्डर्स कौन से, क्योंकि इनकी तरफ से ही OFS आएगा, डेट फ्री कंपनी है, पैसे कितने ज़्यादा हैं, इनको फ्रेश कैपिटल की तो आवश्यकता नहीं है। तो LIC के पास देखें तो 10.72% हिस्सेदारी है, स्टॉक होल्डिंग। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि IFSCI इतना चला हुआ है, SBI कैपिटल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन स्टॉक्स में आप देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। लेकिन ये स्टॉक लगातार जो अनलिस्टेड स्पेस है इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर आपको देखने को मिला है और इसी के चलते आप देखें तो 1965 रुपये के आसपास का भाव चल रहा है। अब बात करते हैं BSE के साथ इसकी तुलना की तो बहुत ज़्यादा मैसिव साइज़ और स्केल का डिफरेंस है हर लिहाज से है। अब देखिए रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि 5 लाख करोड़ के आसपास का इशू हो सकता है। BSE का भी मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू की बात करें, मुनाफे की भी बात करें तो बहुत टाइम्स का डिफरेंस यहाँ पर आपको नजर आएगा। लंबे समय का इंतजार है लेकिन अब IPO ऑन ट्रैक है। ऑन ट्रैक। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत का। इस IPO का कितने समय से इंतजार होता है अनुज, बस दिक्कत यह है कि जब ये IPO वाकई दस्तक देने वाला है तो ये मार्केट का एक बेयर फेस है ना इस समय मार्केट में। लेकिन ठीक है, मुझे लग रहा है कि NSE के IPO में फिर भी काफ़ी अच्छी डिमांड होगी क्योंकि काफ़ी समय से इंतज़ार है इसका और जब तक IPO आएगा तब तक होपफुली बेयर मार्केट बंद हो चुकी होगी वीरू, तो लेट्स सी, है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक दो स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और फिर अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे कंचना उपस्थित हैं हमारे साथ तो उनसे काम करते हैं नेक्स्ट वीक के ट्रिगर्स, उससे बातचीत करते हैं। कंचना बताइए अगले हफ्ते किन किन इवेंट्स पर नजर आएगी? जी, अगर अगले हफ्ते की बात करी जाए तो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है अगला हफ्ता होने वाला है। शुरुआत करते हैं मंडे से यानी कि 16 मार्च से। यहाँ पे चाइना US में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हमें होती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट इंडिया में भी काफ़ी डेवलपमेंट है। अगर चाइना की बात करें तो हाउस प्राइस का डेटा आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा, वहीं अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी यहीं आता हुआ दिखाई देगा। इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज WPI इन्फ्लेशन और ट्रेड बैलेंस का डेटा यहीं पर आता हुआ दिखाई देगा और US में भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आपको मंडे को ही आता हुआ दिखाई देगा। 17 मार्च यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इकोनॉमिकली यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है लेकिन मार्केट के लिहाज से PFC की यहाँ पे फंड रेजिंग की जो बोर्ड मीट है वो आपको होती हुई दिखाई देगी। बात करें अगर 18 मार्च की तो यहाँ पे जापान का ट्रेड बैलेंस का डेटा आएगा। US में काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फेड का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो भी यहीं पे आएगा और इकोनॉमिक प्रोजेक्शन जो है FOMC की वो भी यहीं पे आती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट PPI और साथ में जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 19 मार्च की तरफ अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पे FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फिलिपीडिया का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आएगा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहीं न्यू होम सेल्स का डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है और जापान में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो है वो सुनाया जाएगा। अगर बात करें 20 मार्च की तो यहाँ पे चाइना का लोन प्राइम का डेटा आएगा, इंडिया के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट बिकॉज फॉरेक्स रिजर्व और बैंक की लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ का डेटा भी यहीं पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए कंचन बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं अगले हफ्ते के कुछ ट्रिगर्स एलिमेंट्स जिन पर आपको नजर रखनी है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ स्टॉक्स को देखते हैं फिर उसका चलेंगे वॉल पे। एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेके आइएगा, SBI आपकी स्क्रीन पे आएगा। मतलब अगर आप पिछले 10 दिन के प्राइस डैमेज को देखें तो उसमें एक SBI भी रहा वर्सेस ऑल टाइम हाई ऑफ आई थिंक 1233, लगभग 200 रुपये, यानी मोटा मोटी अगर आप देखें तो ये लगभग 17 से 18% रिट्रेस हो चुका है। तो दो अगर आप देखें दिग्गज, एक L&T एक SBI में मेजर क्रैक, वो काउंटर्स जो कि ऑल टाइम हाई पे थे, मैं वीकनेस वाले काउंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सुपर स्ट्रॉन्ग थे। L&T इस कोलैप्स से पहले मात्र 10 दिन पहले लगभग 44-14 पे अपने ऑल टाइम हाई पे था, तो शेडिंग गजब हुई। और एक और चीज़ याद रखिएगा, आज ग्रिप में 10 दिन पहले बैंक्स आए थे, PSU बैंक्स आए थे, फिर FMCG आया, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपका ऑटो आया।
आज सबसे बड़ा अगर आप देखें कोई कोलैप्स था तो वो था निफ्टी मेटल। मैं इस लिहाज से भी कह रहा हूँ, जो मेरे स्क्रीन पे ओआई की समरी होती है उसमें मेटल सबसे ऊपर है। मेटल्स ने आज एक लंबे ज़माने के बाद अगस्त 25 के बाद फर्स्ट टाइम, देखिए अभी भी आप कह सकते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है, बट आज हम 100 डे पे क्लोज हो रहे हैं निफ्टी मेटल पे। सुपर शॉर्ट क्रिएट हुआ और एक और चीज़ जो एक हल्का सा बिल्डअप हो रहा था, आई मीन वाइट गुड सेगमेंट में वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवल्स, वो भी आज क्रैक हुआ हाथों हाथ। मेगा शॉर्ट इस वाइट गुड सेगमेंट में आज क्रिएट हुआ, ज़्यादातर काउंटर्स कोलैप्स हुए। और केमिकल में जो एक रिवर्सल बना था एसआरएफ निकल, वो थोड़ा सा कोलैप्स हुआ 2493 पे, आज ये 1.5 के आसपास क्लोज हो रहा है। और जहाँ तक पुल बैक की बात है, आज कुछ फार्मा, कुछ एफएमसीजी काउंटर्स में अगर आप देखें पुल बैक था। एक एंजल वन लेके आइएगा, आज सुबह रचना जी ने मेरे ख्याल से इस पर एक बाय कॉल दी थी, ये भी आज गेनर्स में शामिल हो गया। मुथूट फाइनेंस ने आज अच्छा किया, अभी कुछ देर पहले एक यहाँ पे बाय कॉल थी। मन्नापुरम में इसने भी अच्छा किया, मतलब इस बाजार में जिस तरीके से अगर आप देखें कोलैप्स था उसके अगेंस्ट ये स्टेबल रहे विद पॉजिटिव बायस। खैर, अब चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। 2 मिनट बचे हैं वीरू, वैसे भी थोड़ा और आप बोल सकते थे मार्केट नहीं, मैं 2 मिनट बोल चुका था। नहीं, मैं होप कर रहा था कि आप 2 मिनट और बोलते, तो थोड़ा सा मेरे पास थोड़ा सा वो, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि थोड़ा सा कम बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वीरू मैं एक चीज़ बताऊं, अभी भी जिस तरीके से लोग मैसेज कर रहे हैं ना, मुझे पिछले 15 मिनट में 6 मैसेज आ गए हैं कि बॉटम इज़ नियर, बॉटम इज़ नियर। ये क्या है ना, ये जो फैसिनेशन है ना लोगों के लेवल के साथ, बेड़ा गर्क करा के छोड़ेगी ये लोगों का। जब तक आप ये फैसिनेशन नहीं छोड़ेंगे ना, और क्या होता है ना, देखिए कुछ लोगों को क्या है, दोनों तरफ फंसा के आपको क्लेम करेंगे कि हमने तो आपको दोनों तरफ वो सही वो बता दिए। अंदर से वो जानते हैं कि वो फंसा चुके हैं, आपको बुरी तरीके से फंसा चुके हैं। लेकिन क्या है कि वो अब उसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब जैसे कहते हैं ना, हम अगर हमने सोच लिया कि हम ही राजा हैं तो उसके बाद फिर जो मर्जी जनता करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन पैसा तो आपका है ना, आपको सोचना है इस मार्केट में। प्लीज़ ये लेवल का फैसिनेशन छोड़ दीजिए, ये मार्केट लेवल वाली नहीं है। इस मार्केट में थोड़ा सा आपको सेंटीमेंट सुधरने का वेट करना है, भले ही उसके बाद 1000 पॉइंट महंगा लेना पड़े। मैं कह रहा हूँ चाहे 24,500 पे लेना पड़े, आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि 2000 पॉइंट की रैली आएगी, एक कॉन्फिडेंस तो आए। चलिए खैर, फटाफट रिकैप कर देते हैं। 480 पॉइंट निफ्टी नीचे था, 2.5% बैंक निफ्टी नीचे था। निफ्टी आईटी देखिए कहाँ गया, निफ्टी आईटी का बॉटम वैसे बाय द वे 0.25% नीचे आज निफ्टी आईटी था। मिड कैप इंडेक्स 0.3% नीचे था, स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, 500 से कम बढ़ने वाले शेयर, 2500 से ज़्यादा गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे। सेक्टोरल लूजर्स पर आते हैं, आज अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी। मेटल्स ने लीड किया आज इसको 5%, डिफेंस, पीएसयू बैंक्स, ऑटोज, कैपिटल गुड्स, निफ्टी बैंक सब में गिरावट थी। गेनर्स पे आते हैं, गेनर्स है नहीं। निफ्टी लूजर्स पे आते हैं, फटाफट निफ्टी लूजर्स दिखा दीजिए। सबसे ऊपर मेटल नाम दिखाई देंगे आपको, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीच में लासन ट्यूब्रो देखिए 7.5% नीचे था आज। एसबीआई और ग्रासिम यहाँ पर भी बड़ी गिरावट थी। अब आते हैं गेनर्स पर, देखते हैं गेनर्स क्या क्या थे। टाटा कंज्यूमर, HUL और भारतीय एयरटेल। एक गारंटी तो है अनुज कि सैटरडे संडे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। 2 दिन काफी स्ट्रॉन्ग। हाँ। इन 2 दिन सपोर्ट बहुत है। खैर, हम सबको उम्मीदें होती हैं, और इस बात का अगर आप देखें तो हम इंतज़ार करते हैं कि शुक्रवार लौट के आए, जल्दी आए। पर ईश्वर करे ऐसा शुक्रवार दोबारा कभी ना आए, है ना। बिल्कुल। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अनुज ने जैसे कि कहा कि बहुत जल्दबाजी मत कीजिए बॉटम खोजने की, और हमेशा वी शेप रिकवरी आए ऐसा नहीं होता, कुछ कभी कभी वक्त भी गुजारना पड़ता है बुरे दौर में। इसी उम्मीद में कि अच्छा फिर लौट के आएगा। एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से ये पैनल आपसे मुलाकात करेगा सोमवार की मॉर्निंग में, मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।